वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आइए, हम लोगों ने बायबैक पढ़ना शुरू किया था। बायबैक में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आखिर बायबैक का मतलब क्या है, जहां हमने जाना था कि बायबैक का मतलब होता है कि जब कंपनी अपने पैसे क्या करती है, खर्च करती है और अपने ही शेयर वापस लेती है और लेने के बाद उसे क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, तो ये क्या कहलाता है, आपका बायबैक कहलाता है। इस बायबैक में वो एस्पेक्ट भी शामिल है जब हम वेंचर कैपिटल से अपने शेयर्स क्या करते हैं, वापस लेते हैं और उनको हम क्या करते हैं, पे करते हैं, वो भी इसी का पार्ट माना जाता है। फिर हमने देखा था कि आखिर जो हम बायबैक करते हैं, ये बायबैक हमें देता क्या है, आखिर वजह क्या होता है। हम लोगों ने वजह ढूंढा था किस चीज का, बायबैक करने का। हमने वजह देखा था, आसान शब्दों में टेक ओवर को बचाता है, ईपीएस हमारा बढ़ता है, साथ ही साथ प्रमोटर्स का स्टेक जो है वो बढ़ जाता है। गिरते मार्केट में आप अपने प्राइस को क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रेशनलाइज कर सकते हैं। यानी कि अगर कहीं भी आपको लगता है सरप्लस आपके पास है तो आप उसको इसके साथ क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि बायबैक के लिए किन किन तरह के प्रोविजंस हमें पढ़ने हैं। हमने इसमें कंपनीज लॉ के प्रोविजन देखे थे, साथ ही साथ हमें जो है वो कंपनी लॉ पे रेगुलेशन पढ़ने थे। हमें इनकम टैक्स का एक छोटा सा प्रोविजन, स्टाम्प ड्यूटी का एक छोटा सा प्रोविजन और बड़े सारे लंबे चौड़े प्रोसीजर लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड पढ़ने थे। हम लोगों ने सबसे पहले कंपनीज एक्ट के प्रोविजन पढ़ा था और हमने देखा था कि बायबैक करना अलाउड नहीं है, सेक्शन 67 कहता है, लेकिन सेक्शन 68 उसको ओवरराइड करता है और कहता है कि बायबैक किया जा सकता है बशर्ते जो कंडीशन सेक्शन 68 में दिया हो वो फुलफिल हो जाए। सेक्शन 69 और सेक्शन 70 भी कंडीशंस ही है, लेकिन सेक्शन 68 कंडीशंस का लिस्ट है और सेक्शन 69 एक कंडीशन है और सेक्शन 70 भी हमारा एक कंडीशन है। हमने ये सारे कंडीशन देखे थे, जिसमें से सबसे मेजर जो हमारे 3 कंडीशन थे वो ये था कि एक फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर्स आप बायबैक कर सकते हैं, आप 25% नंबर ऑफ शेयर्स अपने बायबैक कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर हम शेयर्स बायबैक करते हैं तो उसके लिए हमें पे भी करना पड़ता है। अगर ये हम मैक्सिमम पे करना चाहते हैं तो ये मैक्सिमम हम कितना पे कर सकते हैं, 25% अपने जो है वो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। बायबैक करने के बाद किसी भी शर्त पे हमारा डेट और इक्विटी का रेशियो 2 से ज्यादा नहीं होता। मैक्सिमम ये कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। और एक हमने कहा था कि सिर्फ उन्हीं शेयर्स को बायबैक करेंगे जो क्या है, फुल्ली पेड अप है। अब इन 3 के बेसिस पे, और एक हमारा था सीआरआर के कॉन्सेप्ट को लेकर के। सीआर का कॉन्सेप्ट था कि अगर हम बायबैक करते हैं और इस बायबैक के लिए हम 3 जगह का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट के लिए, एक हमारा फ्री रिजर्व्स हो गया, एक हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और प्रोसीड ऑफ अर्लियर इशू ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज। अगर हम तीसरे वाले से करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से करते हैं तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और इसको भी हमने जो है वो प्रैक्टिकल में क्या किया था, पुट किया था। और हमने इनके बेसिस पे जो है कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाए थे और मैंने आपको कहा था कि बी वेरी अलर्ट, नहीं पता हो सकता है एक भी ना पूछे। आप देखिएगा वैल्यूएशन भी पढ़ाऊंगा, आप बोलेंगे सर क्यों एफएम पढ़ाने लगे, लेकिन फिर बाद में मैं बद्दुआ सुनूं। इससे बेहतर है कि अभी आप थोड़ा भला बुरा दे दें कि सर क्यों हमें इतना पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन वैल्यूएशन में भी देखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ देता है 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का। पिछले बार भी वैल्यूएशन का पूछ दिया है, भले जो है वो आपके उसमें उस तरह का क्वेश्चन दिया हो या ना दिया हो, स्टडी मैटर पूरा देख लीजिए, जो क्वेश्चन दिया है वो है ही नहीं। लेकिन हम लोग देखिएगा कितने टाइप का वैल्यूएशन का क्वेश्चन करेंगे, यानी कि इतने मतलब जो पॉसिबिलिटी हो सकता है। वैसे तो मैंने पहले ही बोला प्रैक्टिकल क्वेश्चन इनफाइनाइट है, कहीं से दे सकते हैं, उसमें भी खास तौर पर आपके प्रोफेशनल में जब वो आपको दुखी करना चाहते तो लेकिन हम पॉसिबल जितने भी हो सकते हैं वो हम कवर कर लेंगे। वैसे ही हमने बायबैक में जो पॉसिबल वेज था वो सब हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। चाहे प्रीमियम पे बायबैक हो, नॉर्मल पे बायबैक हो, या उसमें सीआरआर का प्रोविजन हो इसको लेकर के, या पेड और अनपेड दोनों का कॉम्बिनेशन हो। ये इन चीजों को देखने के बाद हम आ गए थे प्रोसीजर पे। प्रोसीजर में हमने कहा कि अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो जो प्रोसीजर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहां से आपको देखने हैं, सिर्फ कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग होगा जो प्रोसीजर है, जो कि बहुत आसान था हमारा। लेकिन अगर मामला हमारा क्या है,
अगर लिस्टेड का है तो लिस्टेड के केस में हमने देखा था कि हमारे पास ये सारे तरीके हैं, टेंडर ऑफर, ओपन मार्केट और ऑड लॉट, जिसमें टेंडर ऑफर और ऑड लॉट एक जैसा पिक हो गया और ये हमारे दो और तरीके हो गए। इसके बारे में हमने पढ़ा, सबको लेकर के हमने बहुत डिटेल प्रोसीजर पढ़ा था और आई होप कि दीपावली में आपका प्रोसीजर जो है वो पटाखे में उड़ा ना हो, तो प्रोसीजर जो है वो सही सलामत आप तक क्या हो, अभी भी बचा हुआ हो। तो हमने प्रोसीजर पूरे के पूरे क्लास में याद भी कर लिए थे, मतलब हम वो समझ भी चुके थे और अगर उस समय केस लॉ पूछता डेट और टाइम को लेकर के तो उस समय कंफर्टेबल थे। अभी का मैं बैठी नहीं लगाता, पता नहीं आप किस मिजाज में जो है वो खेले होंगे दीपावली, इस पे जो है वो डिपेंड करता है। चलिए, तो हम लोगों ने सारे प्रोसेस देखे थे, इस्क्रो अकाउंट का कॉन्सेप्ट देखा था और मैंने आपको कहा था यहां पे इस्क्रो अकाउंट को लेकर के थोड़ा अलर्ट रहेंगे, क्योंकि टेक ओवर में भी मैंने आपको इस्क्रो अकाउंट बताया था, लेकिन वहां का इस्क्रो अकाउंट और यहां के इस्क्रो अकाउंट में अंतर है और यहां अपने आप में दो इस्क्रो अकाउंट में भी डिफरेंस है। टेंडर ऑफर है तो इस्क्रो अकाउंट अलग है, अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन है तो इस्क्रो अकाउंट का अलग एस्पेक्ट है। और जब अलग रहे तो ध्यान रखिएगा, एक सबसे पहली बात तो 1% और कौन सा परसेंट वाला 2.5, इसका डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस को हमें क्या रखना रहेगा, ध्यान रखना रहेगा। चलिए, इन सारे के सारे प्रोविजंस को देखने के बाद हम आए थे कि क्या क्या ऑब्लिगेशन है किसके ऊपर, बायबैक के दौरान। याद कीजिए, ऐसा ही हमने टेक ओवर में भी पढ़ा था कि ये नहीं कि टेक ओवर हो रहा है तो जो टारगेट कंपनी है वो बोले कि मैं कोई मदद नहीं करूंगा। कहा गया कि इनके ऊपर भी ऑब्लिगेशन और किसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, मर्चेंट बैंकर के ऊपर। इन दोनों को हमने पढ़ा और जब इन दोनों को हमने पढ़ा तो हमारा बायबैक क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए, अब आते हैं इसके दूसरे सेगमेंट में, यानी कि हमारा ये जो चैप्टर है जिसमें मैंने बोला दोनों एस्पेक्ट है, बायबैक भी है और क्या है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल है। तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल बेसिकली है क्या और बायबैक से ये कैसे मिलता जुलता है। दोनों ही चीजें जब होंगी, चाहे वो बायबैक हो चाहे रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो, जो एक एस्पेक्ट होता है वो ये है, ये दोनों ही आप इस्तेमाल कब करते हैं, सिचुएशन क्या है, ओवर कैपिटलाइजेशन है आप या अंडर कैपिटलाइज है, ओवर कैपिटलाइज है। देखिए ना वर्ड ओवर कैपिटलाइज, तो कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, और कम करने का सिंपल सा तरीका है, उतने से कैपिटल को खत्म कर दीजिए। उसका एक बायबैक और दूसरा क्या है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये दोनों ही जो है वो एक ही जगह इफेक्ट डालेंगे, बस दोनों का तरीका अलग अलग है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं खुद से पेड़ा खरीद के खाता तो भी मेरे ही पेट में जाता, लेकिन अगर जो है वो जय ने खिलाया तो भी मेरे ही पेट में गया। उस पेड़े में भी स्वाद आता, लेकिन यकीन मानिए वो इतना ही अच्छा होता तो भी उसमें उतना स्वाद नहीं आता, लेकिन बाद वाले में थोड़ा ज्यादा क्या आता है, स्वाद आता है। जैसे वो कौन सा समोसा था, पिज्जा समोसा, अगर मैं खरीद के खाऊं तो भी मेरे पेट में जाएगा, जब साइंटिस्ट खिलाएं तो भी कहां गया, लेकिन वो जो पेट में गया है अभी तक दिमाग पे चढ़ा हुआ है, बाकी जब पेट में जाता है तो जेब पे चढ़ता है। तो कुछ चीजें जो है वो जेब पे भारी पड़ता है और कुछ जो है दिमाग पे और मन पे, कह रहे लेकिन दोनों केसेस में जो है वो पेट मेरा ही भर रहा है। बिल्कुल यही चीज है, दोनों केसेस में कैपिटल रिड्यूस कंपनी के ही हो रहे हैं, बस प्रोसेस क्या है आपका, अलग अलग है। तो बाय बैक एक प्रोसेस जहां पे कैपिटल कम हुए, और ये भी आप जरा याद कीजिए कि कोई एक हमारा पीपीटी था जहां पे हमने कहा था कि ये बायबैक से रिडक्शन ऑफ कैपिटल की तरफ जाएगा, लेकिन उस समय हमने उसे जानबूझ के इग्नोर किया, कहा कि बस इससे जुड़ा हुआ है इसलिए बोलना नहीं है, ये जुड़ा हुआ है इसीलिए हमने इसे यहां पे बस बोला है, लेकिन इसकी पूरी कहानी आएगी बायबैक के खत्म होने के बाद। आप मुझे ले जाएंगे और मुझे पहुंचाएंगे कि वो कौन सा कंडीशन था जिस कंडीशन के दौरान मैंने ये डिस्कस किया था। बोलना नहीं है, सोचने का समय 30 सेकेंड शुरू होता है अब, जिनको याद है बस हाथ उठाते जाएंगे। अब बोले तो मैं हाथ उठाने क्यों बोलता हूं कि पहला हमला उन पे तो ना ही करूं जिनके क्या हुए हैं, हाथ उठे हैं, नहीं तो बहुत लोग बच जाएंगे जिनको याद नहीं है। आपने हाथ उठाए हैं ओरिजिनल, हाँ जी,
डीएफ क्यों नहीं उठाएं? एकदम ध्यान कीजिए, जो हाथ उठते नहीं वो काट दिए जाते हैं ठाकुर। इसका मतलब टीचर पे नहीं उठाना है, आंसर देने के लिए इसका इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन करेंगे। चलिए द्वारकाधीश, तभी तो मैंने पूछा। चलिए एक लाइन से जो है वो याद करना शुरू कीजिए। पहले डीएफ आपकी बारी। क्या क्या कंडीशन था 68 का? आगे बढ़िए, इसमें नहीं है तो तेजी से बढ़ते जाइए। आगे ना, ये मामू बनाने वाला, ये प्रोसेस में आ गया सेक्शन 68, तो उसमें भी नहीं है ये। तो ऐसे ही ना याद करेंगे। आप याद कैसे करते हैं, किसी भी चीज को रिकॉल कैसे करते हैं? जय माता की, याद आ जा, या मेरे से सर ना पूछे, ये नहीं। थोड़ा सा रिकॉल करना शुरू कीजिए, देखिएगा शायद कभी कभी क्या हो जाएगा, याद आ जाएगा। तो हमने जो पढ़ा था वो शायद पॉइंट नंबर 5 था, जहां तक मुझे ध्यान है 7। तो 5 या 7 पॉइंट था जिसमें हमने पेमेंट को लेकर के पढ़ा था कि अगर हम पेमेंट कर रहे हैं 10% ऑफ व्हाट, पेड अप इक्विटी, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस, तो हमें क्या चाहिए? बोर्ड रेजोल्यूशन, बस। और अगर हम जो है वो 10% से ज्यादा, लेकिन कहां तक? 25%, तो क्या चाहिए? बोर्ड रेजोल्यूशन तो हर केस में, लेकिन यहां चाहिए एसआर। और उसमें भी था अगर कंपनी लिस्टेड है तो, और नहीं तो नॉर्मल जनरल बॉडी में चाहिए। फिर हमने पढ़ा था अगर उससे भी ज्यादा कर रहे हैं तो हमारा जोन खत्म हो गया, बायबैक से हम कहां पहुंच गए? तो पहुंच जाइए यहां पे। इसका मतलब है कि दो बातें हैं। या तो पहली बात, आप बायबैक के प्रोसेस को नहीं फुलफिल कर पा रहे, यानी कि जो कंडीशंस दिए वो फुलफिल नहीं कर पा रहे। क्या हो सकता है वो कंडीशन? हो सकता है आपका डेट इक्विटी ही मैच ना कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि वो तो कहता है सारे के सारे कंडीशन करो तो क्या करने देंगे? बायबैक करने देंगे। तो हो सकता है इतने कंडीशन में से कहीं हम चूक कर जा रहे हैं, या तो ये वजह होगी, और या हम बड़े होनहार हैं, हम कहीं चूक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने लिम्का पिया और पेप्सी पिया, ये दिल मांगे मोर और प्यास बढ़ाओ। हमने कहा कि नहीं, हमें जो बायबैक करना है उसमें बहुत पैसे और देने हैं। तो जब हम ज्यादा देंगे तो 25% से ज्यादा तो हम दे ही नहीं सकते हैं। उसमें भी अगर आपको ध्यान हो कि अगर हम टेंडर ऑफर और बाकी से जा रहे हैं तो वो 15% और भी कंडीशन आ जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें अनकंफर्टेबल कर रहा है। तो हम किस में जा सकते हैं? और आप खुद देखिए, जब अमाउंट ज्यादा जाने लगता है तो हम कहते हैं कंपनी तो पैसे पे ही टिका हुआ है, फाइनेंशियल चीजों पे ही टिका हुआ है। 10% तक गया तो कहते डायरेक्टर भी कह दिया तो चलेगा। 25% जब जा रहा है तो कह रहे नहीं, अब सिर्फ डायरेक्टर के कहने से नहीं, क्या होगा? और देखिए अगर लिस्टेड कंपनी है तो कहते हैं नहीं, सबका कंसेंट लो, ज्यादातर लोगों का लो। और कह रहे इससे भी ज्यादा दे रहे हैं तो कहा गया कि हो सकता है कि अब पब्लिक को भी आपने किसी तरह से हां करवा लिया है, लेकिन एनसीएलटी को भी सोचने दीजिए कि सही में कंपनी के लिए ये सही है, या ऐसा भी तो हो सकता है कि आप इधर रिडक्शन ऑफ कैपिटल या इधर आप बायबैक करें और इधर आपकी हालत खराब हो, कैश क्रंच हो जाए। इसीलिए उन्होंने बोला कि मामला कहां चला जाएगा, और जब एनसीएलटी में जाएगा तो एनसीएलटी सबको मौका देगा, आओ आओ आओ, जिसको जो शिकायत करना है, गिला शिकवा करना है, सब आकर के अपना अपोजिशन क्या करो, फाइल करो और बताओ किसको क्या गिला शिकवा है। तो देखिए और मौका लग गया लोगों को। यही बेसिकली वजह है कि हम रिडक्शन ऑफ कैपिटल में इन कर गए, अदरवाइज एक ही तरीका काफी था। तो दोनों ही केस में हमारा कैपिटल रिड्यूस होगा। बायबैक एक अलग प्रोसेस से होता है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल अलग। रिडक्शन ऑफ कैपिटल में आपको एनसीएलटी का क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए रहेगा। लेकिन अब यहां पे देखिए, जब भी रिड्यूस हो रहा है कैपिटल तो हम कह रहे हैं एनसीएलटी के पास जा रहे हैं। यानी अगर हम बायबैक वाले रास्ते से नहीं है और तब रिड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें एनसीएलटी के पास जाना पड़ेगा। अब आपको यहां कुछ ऐसे भी सिचुएशन और हालात मिलेंगे जहां पे हमारा कैपिटल तो रिड्यूस होगा, बट देयर इज नो नीड टू टेक द परमिशन ऑफ एनसीएलटी। तो देखिए अब इसमें जानना क्या रहेगा, रिडक्शन ऑफ कैपिटल क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर क्यों रहे हैं, रिडक्शन ऑफ कैपिटल कब कब नहीं माना जाएगा, रिडक्शन ऑफ कैपिटल यानी कि कब हमें एनसीएलटी से जो है वो अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट
नहीं होगी। इस पे इम्पैक्ट क्या आएगा कंपनी पे वो देखेंगे और तब हम आएंगे इसके प्रोसेस पे। ये ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ये छोटा सा है, लेकिन फिर भी ये मैं इसीलिए आपको जो है वो लिखने वाले लैंग्वेज में बताऊंगा। रीजन ये है कि कहीं पूछ दिया, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल जो है वो आपको जो है वो पूछ देते हैं। मैं कल या परसों भी देख रहा था, तो देख रहा था कि बिल्कुल जो हमने किया हुआ है, जहां जिसको हम नॉर्मल डिस्कशन में लेकर के चलते हैं, वो क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा हुआ है। तो जो भी डिस्कशन का पार्ट रहता है, एक तो वो आपके नोट्स में दिया भी हुआ है, लेकिन और भी बहुत चीज जो मैं बोलता रहता हूं उसमें भी अगर कोई चीज हम नहीं लिख पाते हैं तो उसको दिमाग में रखेंगे, और कहीं भी जब आप घर जाते हैं तो जो मैं आपको बोलता हूं, जो भी लैंग्वेज आपको इजी लगे याद करने के लिए कि यहाँ पे ये बात भी बोला गया था, जैसे CRR को लेकर के, ठीक है मैंने बोल दिया, आपने वो भी कर लिया, लिख भी लिया, क्वेश्चन भी बना लिया, लेकिन बस ध्यान रखने के लिए कि CRR से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब हमने बोला था, ये कहीं लिखा नहीं था कि CRR से वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, सो होना चाहिए। तो ऐसे चीजों को जरूर लिखते रहेंगे। चलिए, तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल एकदम ध्यान से भी सुनते जाइएगा। सबसे पहले क्या, रिडक्शन ऑफ कैपिटल मीन्स रिडक्शन ऑफ व्हाट, इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी। कुछ नहीं, ये डिफाइन करने का तरीका इसलिए मैंने लिख दिया, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। रीजन याद कीजिए, जब हम लोगों ने ICDR रेगुलेशन पढ़ते वक्त, पब्लिक इशू मैनेजमेंट जब हमने पढ़ा था, तो वहां पे हमने इन सारे चीजों को एक्सप्लेन भी किया था कि क्या है ऑथराइज, क्या है सब्सक्राइब्ड, क्या ये कह रहे हैं यहां पे इशूड कैपिटल आपका कम होगा, सब्सक्राइब्ड कम होगा, और क्या होगा, अगर मैं सही बोलूं तो कम होता है पेड अप कैपिटल। क्या कम होता है, पेड अप कैपिटल। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि ये अर्ध सत्य है, ये कंप्लीट सच्चाई नहीं है। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो लोगों ने क्या किया है, बायबैक में हमेशा पेड अप कैपिटल कम होता है, लेकिन इसमें आप देखिएगा कि यहां पे आपके जो है वो भी कैपिटल कम होते हैं जो अभी तक पेड अप नहीं है। अब यहां थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट आएगा जो आपके लेवल का होगा, वैसे तो आपका लेवल बहुत ऊपर है, लेकिन फिर विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, यानी कि जो आपके एग्जीक्यूटिव के लेवल से थोड़ा ऊपर है, और वो ये है कि हमने अगर पैसे दे दिए हैं, पूरे शेयर्स पेड हैं, उसके बाद अगर हम कम करते हैं तो पेड अप कैपिटल कम होगा। ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है कि हमने कॉल ही पूरे नहीं मंगाए थे और हमने बोला अब और कॉल देने की जरूरत नहीं है, कैपिटल रिड्यूस होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली रिड्यूस होगा। 10 रुपए के सारे चीज को आपने 8 रुपए कर दिया, कहा कि 2 रुपए जो बचे हैं देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताइए क्या ये पेड अप था, नहीं, अभी तो ये बस इशूड था, ये अभी कॉल्ड भी नहीं था, बल्कि ये क्या था, अनकॉल्ड। अनकॉल्ड से क्या होता है, और कॉल्ड से कहां आता है, पेड अप पे। तो आपने तो अनकॉल्ड से ही उड़ा दिया, ना वो कॉल्ड हुआ ना क्या हुआ, पेड अप हुआ। इसीलिए तीनों बातें लिखी हुई है, चाहे इशूड कैपिटल को कम करें, चाहे किसको करें, सब्सक्राइब्ड कैपिटल को कम करें, चाहे किसको कम करें, पेड अप। आगे मैं एग्जांपल भी दूंगा, ये कहलाया। कह रहे हैं कि इसी को अगर हम डिटेल में देखें तो इसका मतलब है कि कैपिटल रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग अ कंपनी शेयर होल्डर्स इक्विटी थ्रू शेयर कैंसिलेशन एंड शेयर रीपर्चेज। रिडक्शन ऑफ कैपिटल को ही कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इशूड, सब्सक्राइब्ड या पेड अप को कम कर रहे हैं, तो उसी दौरान तो किसी न किसी के शेयर्स को लेकर के हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल। कहने का मतलब खत्म कर रहे हैं हम शेयर्स को, वो शेयर्स का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। द रिडक्शन, याद रखिए, चाहे रिडक्शन हो चाहे वो आपका क्या हो, बायबैक हो, पैसा एमडी के जेब से नहीं जा रहा है, किसके जेब से जा रहा है, कंपनी के जेब से या कंपनी के कहीं अकाउंट से जा रहा है। और एक और भी चीज है, वहां पे हम कहते थे कि इसी जगह का इस्तेमाल करेंगे, यहां लिबर्टी है थोड़ी सी, लेकिन यहां पे जो प्रोसेस है उसमें एनसीएलटी आ गया, और हमेशा एनसीएलटी से परमिशन लेना सबसे टेढ़ा काम माना गया। एनसीएलटी ही नहीं, कोई भी अथॉरिटी, पहले हाईकोर्ट हुआ करता था जब हमारा कंपनीज एक्ट, ओल्ड कंपनीज एक्ट था, तो यहां पे कह रहे हैं कि वो एक एक्स्ट्रा प्रोविजन है, इसीलिए आपको जो सेक्शन 68, 69 और 70 वगैरह कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई हम सारा कंप्लाई कर लेंगे, एनसीएलटी के लफड़े में हमें नहीं पड़ना है, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ बाय बैक, लेकिन उन्हें अपना लिमिट जानना पड़ेगा कि इससे ज्यादा अमाउंट वो नहीं कर सकते हैं। द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मीन्स रिडक्शन ऑफ इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। इन सिंपल वर्ड, इट कैन बी रिगार्डेड एज कैंसिलेशन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। अब मुझे एक चीज बताइए, ये वर्ड है या नहीं,
अब फिर आप कहेंगे सर ये सब मत बताओ, ये सब हमें आता है, बड़ी अच्छी बात है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपको आता है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन दे सकता है और वो ये है कि कैंसिलेशन ऑफ अनकॉल्ड, रिडक्शन ऑफ कैपिटल इज रिगार्डेड एज कैंसिलेशन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। एक्सप्लेन, कमेंट, एग्जामिन क्रिटिकली। अगर ऐसा कुछ दे दिया तो हम परेशान ये होते कि हम लिखे क्या। अनफॉर्चुनेटली उसमें लगातार जो है वो आपको हेंस इट इज कॉल्ड वाला वर्ड नहीं लिख करके ये स्टेटमेंट यहां से उठा करके यहां तक लिखना रहेगा। प्लीज इन बातों को ध्यान से समझिएगा। आपको और भी आगे पूरे स्टेटमेंट इन्हीं बातों को जाकर के लिख देना है, कहीं हेंस लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हमें क्या लगता रहता है कि हमेशा इसका जवाब क्या हुआ कि when company is making any issue and not inviting all the money to be deposited by the shareholders, then these all money are called uncalled capital. First the money will be called, then it will become paid up. But if you are making reduction of capital without inviting them for paying the call money, then we can reducing our amount. Hence we can say that. तो हर समय ये वाला जवाब नहीं होता है, सो बी वेरी केयरफुल। वहां पे आपको इसी डायरेक्शन में क्या करना रहेगा, बढ़ना रहेगा। द एक्ट ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज इनैक्टेड बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल इन अ रेस्पॉन्स टू व्हाट, परमानेंट रिडक्शन in a company's operation or revenue loss that cannot be recovered from the company's future earning. The need of reducing share capital arises in following situation. अब ये सिचुएशन क्या है भाई, रिटर्निंग ऑफ सरप्लस टू, वजह कह रहे हैं, क्या वजह है, तो कह रहे हैं सरप्लस है, क्या करते हैं, वापस करते हैं शेयर होल्डर्स को। एलिमिनेट व्हाट, लॉसेज विच मे बी प्रिवेंटिंग द पेमेंट ऑफ, अगर शेयर्स कम हो जाएंगे तो उस केस में हमारे ऊपर डिविडेंड देने की जिम्मेदारी क्या होगी, कम शेयर्स पे होगी, तो उस केस में ये हमारा एलिमिनेट करेगा किस चीज को, लॉसेस को। एज पार्ट ऑफ ए स्कीम ऑफ व्हाट, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, बोलना नहीं है। एज पार्ट ऑफ ए स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, ये एग्जैक्टली हमने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट पढ़ते वक्त यानी कि मर्जर अमलगमेशन के समय ये सिचुएशन आया था। एक सिचुएशन हमने वहां देखा था, एक बार ये यहां आया है, और देखिएगा जब वैल्यूएशन पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो भी वो उठ करके आएगा, तो देखेंगे वहां जब आएगा तो बात करेंगे। फिलहाल प्रेजेंट पे रहते हैं और पास्ट आपको याद करके लाना है कि वो कौन सा सिचुएशन है। एग्जाम्पल है, केस लॉ का नाम मान लीजिए मैं इग्नोर करा देता हूं, चलिए केस लॉ का नाम छोड़ देते हैं, लेकिन वो सिचुएशन आप मुझे बताइए जहां पे हमने ये देखा था कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल की बात कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में, यहां कह रहा है कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में जरूरत पड़ गया। तो हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट? अब तो ये भी नहीं कह सकते कि वहां जब पढ़ेंगे तो जानेंगे, तो इसका मतलब हमने पढ़ लिया तो या तो टीचर नालायक छोड़ दिया, और या फिर जो है, अच्छा टीचर सामने है तो टीचर अच्छा है, ठीक है। तो अब जो है आप जरा रिकॉल कीजिए और 30 सेकेंड आपके पास कि कहां पे हमने ये डिस्कस किया था। समय शुरू होता है अब। 1 2 3, इस बार 3 ही हाथ दिखे। आप गेम कर रहे हैं कि जिनके हाथ उठते हैं उनसे पूछते नहीं है, इसलिए। याद आया? अब आप लोगों के बीच में आएंगे स्टार वॉरियर, और इस पे 2 शब्द कहेंगे। अरे इस 2 शब्द पे तो पूछिए मत, मेरी बिटिया ने क्या कॉमेडी किया, बता दूं। ये बात है जब वो 3 इयर्स की थी, 2.5 या 3 साल की, स्कूल जा रही थी, हाँ 3 इयर्स की थी। तो उसको कुछ कुछ करके मैं तैयार करता था। सुबह में बच्चे क्या तैयार होंगे, अभी तक तैयार करने में दम निकल जाता है। तो ब्रश करने के लिए, और ऑब्वियसली बात है 3 साल के बच्चे का उतना तो नहीं कि बेसिन तक पहुंचे, तो एक चेयर लगाते थे तब उस पर खड़ी होती थी। तो उसको बोलते थे कि अब जो है आप लोगों के बीच में सानवी
उर्फ पीहू उर्फ छुन्नू बेटा, सारा नाम, बेटा जानी, जनक नंदी, जितना हो सकता है सारे नाम बोलने पड़ते थे। तब जब आप बोलते जाइएगा तो धीरे धीरे उसका टेम्परामेंट, हाँ मेरे इतने नाम है, तब वो आएंगी और आप लोगों के बीच में 2 शब्द कहेगी। वो आराम से आई और आते ही बोल रही है छू छू पोती। 2 शब्द मैंने बोलने के लिए बोला, छोटी सी बच्ची, उसको यही 2 शब्द क्या हुआ समझ में आया। और जबरदस्त कॉमेडी में जब भी 2 शब्द सुनता हूं, और कोई भी नेता का होता है कि अब हमारे बीच में मोदी जी आएंगे और 2 शब्द कहेंगे, मत पूछिए, ये शायद मेमोरी से कब जाएगा नहीं पता, लेकिन कभी भी अक्सर यही बोला जाता है ना, अब हमारे बीच में ये आएंगे और क्या बोलेंगे। तो वो 2 शब्द का मतलब शब्द नंबर 1 और शब्द नंबर 2, तो उसने जो है वो कह दिया। तो ये जो है वो ऐसे ही हमारे बीच स्टार वॉरियर आ रहे हैं और इस पे 2 शब्द कहेंगे। ए और बी मिलकर के बी बना, अच्छा, और क्या ठीक कह रहे हैं? नहीं, ए कंपनी बी कंपनी मिला और ये कह रहे हैं ए बना, और जिनके जिनके पास किसके शेयर्स होंगे, जिनके पास बी कंपनी के शेयर्स होंगे उनको किसका शेयर्स मिलेगा। अब सिचुएशन ये है कि ए के पास अगर पहले से किसके शेयर्स हैं, तो ऐसे केस में जो है इनको अपने ही कंपनी के शेयर्स तो नहीं मिलेंगे, तो हम क्या करते हैं उस केस में, उस केस को वो माना जाता है रिडक्शन। यही चीज यहां पे कह रहा है, एज ए पार्ट ऑफ ए स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज। और हमने ये पढ़ा था वहां पे कि क्या उसके लिए अलग से प्रोविजन लेना था, परमिशन लेना था, बशर्ते वो क्या हो, पार्ट ऑफ स्कीम, स्कीम में मेंशन हो, तो हमें अलग से प्रोविजन कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे कहते हैं एनसीएलटी से परमिशन, वहां ऑलरेडी हम क्या ले रहे हैं, एक कहां 2 बार जबरदस्त परमिशन, फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन, सेकेंड मोशन एप्लीकेशन। कह रहे हैं कि किस किस मोड से हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। एक्सटिंग्यूश और रिड्यूस द लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल नॉट पेड अप, ये भी है, जो पेड अप है वो भी, और जो क्या है पेड अप, ईदर विथ और विदाउट व्हाट, एक्सटिंग्यूशिंग और रिड्यूसिंग लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर, कैंसल एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट और इज अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट। ये तो हमारा फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का लैंग्वेज हो गया कि हमारे पास जो कैपिटल दिख रहे, जो एसेट दिख रहा है, वो हमारे कैपिटल से जो है वो बहुत कम है। हमारा कैपिटल बहुत ज्यादा दिख रहा है और एसेट उस रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत कम है। इमीडिएटली हम एसेट नहीं ला सकते, लेकिन कैपिटल को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। पे ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ द वांट ऑफ द, और जो हमारे पास सरप्लस है। लेकिन यहां एक एग्जाम्पल देखिएगा, द शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू मान लीजिए है 125 ईच का, जिसमें से कह रहे हैं 100 रुपए क्या है, क्या ऐसा हो सकता है? अच्छा, हमें कितने दिन में सारे कॉल मंगाने पड़ते हैं? 12, कितने दिन में? 12 मंथ में। कुछ मॉनिटरिंग, चलिए सब खेल खेलेंगे, ड्यू डिलिजेंस में बहुत आपको सिक्योरिटी लॉ पढ़ाना है, वहां पे खेलेंगे, क्योंकि आपका ड्यू डिलिजेंस 1 और ड्यू डिलिजेंस 2 जो चैप्टर है, जो एक चैप्टर है, 2 चैप्टर है, सबसे खतरनाक है। जैसे इसमें बोलता हूं ना, इसलिए शुरुआत उसमें भी वहीं से करते हैं, वो खत्म तो बाकी कह देते खत्म, क्योंकि उसमें बड़े सारे चीज एक साथ मिले हुए रहते हैं। वहां पे देखिएगा कि इशू ऑफ सिक्योरिटीज भी आता है, फेमा भी आता है, एलओडीआर भी आता है। वहां आपको ये देखना रहेगा कि जब हम बात करते हैं वारंट का, तो वारंट कितने दिन के भीतर जो है, कितना पैसा देंगे शुरू में, कितना पैसा देना रहेगा, कितने दिन के भीतर एक्सरसाइज हो, तो वहां 18 मंथ और इधर जो है वो 12 मंथ। तो इसमें अक्सर एक कंफ्यूजन चलता रहता है। फिर एक कॉन्सेप्ट है मॉनेटरी एजेंसी अपॉइंट करने का, वहां और इन दोनों का भी एक रिलेशन होता है। और एक जो आपने पढ़ा होगा ऑथराइज, फिर आपका सब्सक्राइब, उसमें था एक हमारा ऑथराइज कैपिटल, नहीं कैपिटल रिजर्व, और एक है पेड अप कैपिटल, हम एक है हमारा कैपिटल रिजर्व, एक है रिजर्व कैपिटल। तो कुछ आपको रिजर्व कैपिटल याद है?
अनकॉल्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो वाइंडिंग अप के अलावा कभी नहीं मंगाएंगे, लेकिन एक प्रोविजन कहता है 12 महीने के भीतर पैसे मंगाने पड़ेंगे। तो ऐसे केस में क्या अब हम ऐसा इशू नहीं ला सकते हैं? करेंगे बात, अभी बस क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ा है। यहां पे ही एक मॉनेटरी एजेंसी बीच में इन कर जाता है कि मॉनेटरी एजेंसी अपॉइंट करके हम इन चीजों को कर सकते हैं। एनीवे, चलिए 100 रुपए क्या है? एंड दस रिलीव द शेयर होल्डर्स फ्रॉम लाइबिलिटी ऑन अनकॉल्ड कैपिटल। कितने रुपए का? ये भी क्या हुआ हमारा? रिडक्शन ऑफ कैपिटल। वो पैसे जो हमने मंगाए नहीं है वो हमारा कहां था? अनकॉल्ड में था। अनकॉल्ड से ही उसे उड़ा दिया, कभी कॉल भी नहीं किया और बोला कि अब आपको पे करने की जरूरत नहीं है। शेयर फेस वैल्यू 100 ईच, फुल्ली पेड 75 वर्थ ऑफ एसेट। In such a case, reduction of share capital may be effected by cancelling 25 per share and writing of similar amount of shares. इस बार कुछ नहीं, इस बार 100 के शेयर्स हैं, हम पूरा खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि 100 के शेयर्स का वैल्यू कितना कर रहे हैं? इसको रिड्यूस करना ही तो कहते हैं। और हम आपको जो है वो 25 क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं। और हम अपने चीज की कीमत कितने पे ला रहे हैं? 75, क्योंकि हम जो अपने बाकी कैपिटल है उससे देख रहे हैं तो ये कॉरिलेट नहीं हो पा रहा है। तो एक तो हुआ जो पैसे मंगाए नहीं, वो मंगाएंगे ही नहीं आपसे। दूसरा हुआ जो हम आपसे ले लिए हैं वो हम आपको क्या कर रहे हैं? तो ऐसे नहीं कर रहे हैं बायबैक की तरह कि जो जो आएगा प्रो डेटा बेसिस पे करेंगे। हम कह रहे हैं जिनके जिनके पास शेयर्स हैं उन सबको हर शेयर पे कितना वापस कर रहे हैं, और शेयर्स जो है वो उनके हम ले नहीं रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इज नॉट गोइंग टू बी रिड्यूस, only the capital is going to be reduced, but in buyback always and always number of shares will get reduced। बहुत अच्छे लेवल के जब आप इंटरव्यू में होंगे तो हम लोग ये सब कातिलाना हमला करते हैं कि पहले तो आपसे ये पूछते हैं कि क्या बायबैक और ये एक ही चीज है। आप जब हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं, पहले तो आपको ले चलते हैं उस तरफ जिस तरफ हमें बहाना है, और तब जो है वो आपसे पूछते जाते हैं ये दोनों एक ही चीज है, एक ही तरह से होता है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। बायबैक जब भी होगा नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे या नहीं, बट दिस इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल। जहां पे कैपिटल तो कम होगा ये तो तय है, लेकिन जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे? कम होंगे। द शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ हाउ मच? 100 ईच, फुल्ली पेड, रिड्यूस टू फेस वैल्यू ऑफ INR ईच बाय पेइंग बैक हाउ मच? 25। एक यहां पे कह रहे थे कि फेस वैल्यू, ये दोनों एक ही है ना हमारा। शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू कितने का है? 100 रुपीज का है। फुल्ली पेड अप, इसको हम कितने पे ला रहे हैं? 75 पे। ठीक है, एक हुआ जो नहीं मंगाया वो, एक है जो हमारा कितने का है? 100 का है, उसमें हम कितना आपको वापस कर रहे हैं, और एक हमारा है कि हम फेस वैल्यू ही क्या करने जा रहे हैं? कम करने जा रहे हैं। 100 फेस वैल्यू का ये नहीं रहेगा, बल्कि क्या रहेगा? 75 फेस वैल्यू का रहेगा। ठीक है, अब आप रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, कैसे करते हैं, इसका जवाब आपको मिल गया था जब हम पॉइंट नंबर 7 कर रहे थे बायबैक में ही, जिसमें हमने कहा था कि ऑथराइजेशन होना चाहिए किसमें? ये तो एक ऐसा चीज है जो हर जगह आपका है, जहां चिपका दीजिए चिपक जाएगा। स्पेशल रिजोल्यूशन पास कीजिए, और साथ ही साथ एनसीएलटी का आपको क्या चाहिए? अप्रूवल। करेंगे और डिस्कशन, लेकिन अब आप पहले क्या कीजिए, इतने तक के चीजों को कर लीजिए। इसमें जो एस्पेक्ट है वो कौन सा सेक्शन में है? वहां कौन सा था? 67, 68, 69, 70, इसी में कहा हुआ था। उससे ठीक पहले ये आपका क्या हो गया? जबकि पहले ये अगर ओल्ड एक्ट को देखेंगे तो 100 में था, 100 to 106 में जाता था। मतलब 6 सेक्शन इसके लिए बने हुए थे। इसका तो ये नहीं कि कम किया है चीजों को, उसको क्या नाम दे दिया? सब सेक्शन करते चले गए। एनसीएलटी प्रोसीजर क्या करने के लिए? इसका मतलब इतना तो क्लियर ही है कि हमें रिडक्शन ऑफ कैपिटल का भी क्या देखना रहेगा? प्रोसीजर देखना रहेगा। और सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। एलओडीआर रेगुलेशन इसीलिए यहां पे डायरेक्ट हमला नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग एलओडीआर में और थोड़ा सा हम लोग बाकी जगहों पे भी पढ़े हैं कि जब भी आपका इन तरह का चेंजेज होता है तो इन केसेस में 2 दिन पहले, इन केसेस में 5 दिन पहले, इन केसेस में 7 डेज पहले, और इन चीजों को करने के 15 मिनट बाद, किसी केस में नेक्स्ट डे, किसी में 2 दिन, किसी में 24 आवर्स आपको सूचना देना रहता है। इसीलिए ये वर्ड लिखा हुआ है सेबी एलओडीआर
लेकिन ये तब होगा जब कंपनी क्या होगी, लिस्टेड। अदरवाइज अगर कंपनी आपका क्या है, अनलिस्टेड है, तो उसमें बाकी सारी चीज एज इट इज रहेंगी, क्योंकि एनसीएलटी के प्रोविजन जितना लिस्टेड कंपनी पे उतना ही अनलिस्टेड, लेकिन एलओडीआर के प्रोविजन सिर्फ किस पे होंगे, लिस्टेड कंपनी पे। चलिए बैक से आते हैं, अब आपका काम शुरू। मैंने बहुत बोला, अब मैं आराम करूंगा और आप दुखी होंगे। चलिए लिखिए, डन। चलिए हम लोगों ने बाय बैक और रिडक्शन ऑफ कैपिटल के बीच में पहले थोड़ा कंपैरिजन किया कि भाई बाय बैक और रिडक्शन ऑफ कैपिटल दोनों में नेट इफेक्ट तो एक जैसा हो रहा है, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। फिर हमने देखा कि यहां जब हम रिडक्शन ऑफ कैपिटल करते हैं तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, यानी कि कैसे जो है हम अपने अनकॉल्ड कैपिटल को भी हटा सकते हैं। कभी हम शेयर्स जो हमने ज्यादा पे दिया था उसके कुछ पोर्शन को कैंसिल कर सकते हैं, कहने का मतलब डिस्काउंट कर देना हुआ। और एक तरीका हुआ जहां पे हम कहते हैं कि हमने फेस वैल्यू ही क्या कर लिया, कम कर लिया। अब कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में हम रिड्यूस तो करेंगे कैपिटल, लेकिन हमको एनसीएलटी जाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम रिडक्शन ऑफ कैपिटल में आते हैं तो हमें 3 मेजर कंप्लायंस करने हैं। एक तो हमारे कहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या रहे, तो ये तो हमारा कंप्लायंस नहीं है, ये ऑलरेडी मेंशन रहेगा या हम करवाएंगे। दूसरा हो गया हमें एसआर पास करना है, और तीसरा हो गया कि एनसीएलटी से अप्रूवल लेना है। बायबैक में बस यही एक काम था जो नहीं करना पड़ रहा था, और वो क्या था, एनसीएलटी से अप्रूवल का। अब यहां कह रहे हैं कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल, इसका मतलब कैपिटल तो कम होगा लेकिन हमें एनसीएलटी के दरबार में जाने की जरूरत नहीं है। सरेंडर ऑफ शेयर्स, किसी ने अपने शेयर सरेंडर कर दिए, बात तो एक ही है। अगर शेयर सरेंडर किया तो इसका मतलब वो शेयर गया, खत्म हुआ। अगर ऐसा हुआ तो रिड्यूस तो हुआ कैपिटल, लेकिन क्या हम एनसीएलटी से अप्रूवल लेते हैं, कहा नहीं। कोई भी पर्सन अगर आकर के कंपनी का शेयर सरेंडर करना चाहे उसकी मर्जी है, अगर वो करेगा तो उतने से हमारा शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन उस केस में हमें एनसीएलटी के पास जाने की जरूरत नहीं है। कहीं नहीं लिखा हुआ कितना शेयर रिड्यूस करेंगे तो एनसीएलटी जाएंगे, लिखा हुआ है कि अगर आप रिडक्शन ऑफ कैपिटल के मोड से एक शेयर भी रिड्यूस करते हैं तो आपको एनसीएलटी से क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन देखिए समझदार वो लोग हैं जो बायबैक वाले रूट से काम को कर लेते हैं, क्यों, एनसीएलटी नहीं जाना पड़े। आप कहेगा क्यों सर, एनसीएलटी में कोई भूत रहता है,
कि वहां पे जाने से लोग डरते हैं, कहा नहीं। ये एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें आपके पास फिर टाइम का जो है वो कहीं कोई लिमिटेशन नहीं रह जाता, अब उनके अकॉर्डिंग आपका टाइम चलेगा। बाकी केसेस में सेट टाइमलाइन बने हुए हैं, आप उनको फॉलो कीजिए और आप काम तेजी में क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन फिर कुछ इफ बट भी है। बायबैक का कभी कभी जब आप प्रोसीजर देखिएगा तो वो प्रोसीजर और टेढ़े मेढ़े लगने लगते हैं। ये करो 15% इसके लिए, ये परसेंट उसके लिए। तभी तो एक ही चीज को करने के एन नंबर ऑफ तरीके दिए हुए हैं। आप अपने सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और हालात को देखिए और तब आप, इसलिए मैंने बोला कि कभी भी जब आप लॉ और प्रोविजन पढ़ रहे होते तो ये मत सोचिए मुझे ये अच्छा लगता है, काश ये ऐसा होता। नहीं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये तो फिक्स ऐसे ही रहेगा। आप उसको समझ लीजिए और सबको अपने दिमाग में रखिए कि जब जैसा सिचुएशन है उस सिचुएशन में आप उसको क्या कर सके, एडॉप्ट। प्री कंसीव नोशन के साथ नहीं कि अगर हम कंपनी में गए तो हम तो सिर्फ बोलेंगे कि हम करेंगे रिडक्शन ऑफ कैपिटल को बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, लिस्टेड कंपनी है हम बायबैक वाले मेथड से हम करेंगे, बुक बिल्डिंग मेथड से। बाकी सिचुएशन भी देख लीजिए, हो सकता है शायद टेंडर ऑफर ही सही लग जाए तो वो भी देख, हो सकता है ऑड लॉट कहीं कुछ पुराने वाले हो, अब नहीं ना लेकिन पहले वाले होंगे, तो ये उसके अकॉर्डिंग। तो एक हुआ फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। तो सरेंडर ऑफ शेयर्स आप अपनी मर्जी से करते हैं, आप जानिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, नहीं पता। इंडिया के बाहर के लोग तो करते ही हैं। कौन एक थे, मार्क डुकरबर्ग, जिनने अपनी बेटिया के बर्थ पे जो है वो बहुत सारा चीज क्या कर दिया, 99% जो है वो लगभग अपने प्रॉपर्टी को डोनेट कर दिया। फेसबुक वाले जो है, क्या नाम है उनका, तो 99% अपना, उसके बाद जो 1% है वही इतना भी है। तो जरा सोच लीजिए कि कितने कितने अमाउंट क्या कर सकते हैं। कोई आपके मन में भी वैसा ही विचार आ रहा है जो मेरे में, कि काश उस समय मैं सामने खड़ा होता जब वो क्या कर रहे होते हैं, दान कर रहे होते हैं, अपना तो कल्याण ही हो जाता। ऐसे हमारे देश में भी करते हैं। आजिम हसन प्रेम जी, उन्होंने लगभग अपना सारा का सारा कुछ क्या किया है, और सिंपल से 2 कमरे का मकान बिना किसी लग्जरी के जो है वो रह रहे हैं। नहीं जी, ये किसने बोल दिया आपको, पता है वो ट्रस्ट किसके नाम से है, जमशेद जी टाटा के नाम से है, जिनके नाम पे पूरे शहर का ही नाम जो है वो जमशेदपुर है और टाटा नगर है। उनका नाम ही था जमशेद जी टाटा, तो जमशेदपुर भी है नाम और टाटा से जो है वो टाटा नगर। ठीक है, अच्छी बात है, किया तो अच्छी बात है। अगर वो लोग कभी मिले तो बता दीजिए कि हमारे सर बहुत गरीब हैं, ये उनका है, जब बोलेंगे वो पहुंच जाएंगे। आइए, फोर्थ फीचर मतलब आपने नहीं किया, कंपनी ने जो है वो क्या किया, शेयर्स फॉरफिट किया। रीजन कुछ भी हो सकता है, हमने आपसे कॉल मंगाए, आप टेढ़े बने, 3 बार हमने नोटिस दिया, चौथे बार क्या कर दिया, फॉरफिट कर लिया। जो पैसे थे वो भी नहीं दिए, जो शेयर्स थे वो भी खत्म कर दिया। डिमिन्यूशन ऑफ कैपिटल, ये वो सिचुएशन है जिसमें कंपनी कैंसिल करती सिर्फ उनके शेयर्स को जो एग्रीड नहीं है क्या करने के लिए, शेयर्स लेने के लिए। किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी डील के तहत हमने आपको शेयर्स ऑफर किया और आपने वो शेयर्स लेने से क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। अगर ऐसा किया तो हम उस शेयर्स को क्या कर देंगे, डिमिन्यूज कर देंगे। इस केस में भी कैपिटल हमारा क्या होगा, शेयर्स तो जैसे ही हमारा इशू होता है वैसे ही कैपिटल अप हो गया। सामने वाले ने अगर क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो उतने से हमें डिमिनेंस करना पड़ेगा, उतने से हमें कम करना पड़ेगा, रिड्यूस होगा हमारा। रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंसेस शेयर्स, इक्विटी शेयर के केस में क्यों नहीं लिखा रिडीम हो गया? हाँ जी, क्योंकि इक्विटी शेयर कभी क्या नहीं होता है, रिडीम नहीं होता है। डिवेंचर और आपके प्रेफरेंसेस शेयर्स, यही वजह कि हमने जब पढ़ना शुरू किया तो यह भी पढ़ा था कि क्यों हम बायबैक जब करते हैं तो किसका सिर्फ करते हैं, प्रैक्टिकली इक्विटी शेयर्स का ही देखने को मिलता है। बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर, देखिए इसमें क्या हमारे कम नहीं होते हैं कैपिटल, लेकिन एनसीएलटी के पास जाने की जरूरत। अब कहीं यहां कुछ और नहीं लिखा, लिखा बस इतना ही है कि वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस जिसमें रिड्यूस तो होगा लेकिन एनसीएलटी के परमिशन की जरूरत। इसका मतलब ऐसे ही कर लेंगे, नहीं जी, सबके लिए अलग अलग क्या दिया हुआ है, गाइडलाइन दिया हुआ है, प्रोसीजर दिया हुआ है। हम बस अभी इतना ही जान रहे हैं कि इसके लिए एनसीएलटी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जो प्रोसीजर है या तो जो हमारे लिए एप्लीकेबल था वो हमने क्या किया, पढ़ लिया, हम बाकी की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले से विद्वान हैं। अब कह रहे कि क्रेडिटर्स राइट टू ऑब्जेक्ट टू रिडक्शन, क्या रिडक्शन ऑफ कैपिटल के समय में क्रेडिटर के पास कोई राइट है?
इस चीज को डिस्कस करने से पहले आते हैं जरा बायबैक में, जिसको साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। क्या बायबैक के समय में क्रेडिटर के पास कोई राइट है ऑब्जेक्शन का? एकदम आराम से सोचिएगा। हाँ जी, निंद्रा देवी, चीटी काटते रहिए, जगे रहिएगा। अब कह रहे हैं एक कुंभकर्ण थे ना एग्जीक्यूटिव में, अच्छा वो अभी उसी स्टेज में है या ऊपर निकले? अच्छा, वो एक, ओके, कुंभकर्ण ही जब थे तो लगातार जो है वो अटेंटिव रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, और अगर लगे कि गलती से जो है वो कुंभकर्ण की आत्मा आ रही है तो अपने पेन को लेकर के इतनी जोर से जो है वो भोंकेंगे हाथ में कि इतना बड़ा घाव हो जाए कि घर में भी जो है वो नींद, वो ऐसे करके थोड़ो ना, वो टीका थोड़ो ना लगाना है, एकदम ऐसे करके धपा दिलेर को बोलेंगे, बहुत दिलेरी के साथ वो हमला करेंगे। अब देखिए यहां पे कह रहे हैं कि जब हम बायबैक के बारे में बात करते थे तो बायबैक में क्या हम क्रेडिटर को मौका देते थे? ठीक है, अब ये हुआ संस्कृत के स्टूडेंट। अब मैंने आपको समय दिया 30 सेकेंड, और आप आराम से सोच लीजिए और फिर मुझे बताइएगा इसके सारे लॉजिक को कि आखिर बायबैक के समय क्रेडिटर या बाकियों को ऑब्जेक्शन का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही वजह नहीं है जो आपने बोला, कुछ और भी चीज है जो इसको ऐड ऑन करेगा। 30 सेकेंड शुरू होता है अब सोचने के लिए। लगे कि बाकी चीजों को भी सोच लिया तो हाथ उठाएंगे, सिर्फ एक नहीं, कम से कम एक और बहुत शानदार यहां पे प्रोविजंस हैं जिसके कारण जो है हम ऑब्जेक्शन के लिए किसी को नहीं बुलाते हैं। याद आ जाए हाथ उठाएंगे, वैसे समय 30 सेकेंड। और रिकॉल करने का तरीका ये नहीं होता कि कहीं नहीं भटकेंगे, देखेंगे कि किस जगह से जो है वो नजदीक हम पहुंच सकते हैं। क्या क्या बात है, कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन का नहीं, इसका मतलब कुछ तो हम कर रहे होंगे जो कहीं ना कहीं हमारे स्थिति को क्लियर कर रहा होगा। तो डेट इक्विटी रेशियो 2 से कम नहीं हुआ तो क्या क्रेडिटर को दिक्कत नहीं हो सकती है? स्टैंडर्ड से क्या, तो स्टैंडर्ड तो हो सकता है यहां भी हो। इसका मतलब हम स्टैंडर्ड में हैं और जो है हम रिडक्शन ऑफ कैपिटल में जा रहे हैं तो हम नहीं देंगे ऑब्जेक्शन। पर नहीं, पहले मेरा जवाब, अगर हम डेट इक्विटी के लिमिट में हैं तो इसका मतलब हमें देने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्शन के लिए। आपको खुद आंसर मिल जाएगा। चलिए पहले आप ही बताइए सासाराम। हाँ जी, फेनी। और है, और बात है, और बात है। और बात, कुछ एक खास तरह का चीज जो हम लेटर ऑफ ऑफर वगैरह के साथ देते थे। हाँ जी, हम अपनी हालात तो वहां चीख चीख कह के बतला ही रहे हैं कि अभी तो दूर की बात है, हम अगले एक, और डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी क्या था कि ये हमारा जो है वो शादी का कार्ड है। क्या था वो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी? अगले एक साल के हम सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक एक एस्पेक्ट को बतला रहे हैं कि आने वाले एक साल में हमारे ऊपर जो जो ऑब्लिगेशन है, ठीक है, बाकी डिफॉल्ट वगैरह तो वो आपने कंडीशन में निपटा डाला कि भाई क्रेडिटर्स का ये नहीं वो नहीं, आगे की मैं बात कर रहा हूं, अभी तक नहीं किया है। कह रहे अगले एक साल तक हमारे पास सरप्लस पैसा है, सबके पैसे क्या करने का, अगर इस बीच में क्रेडिटर का प्रिंसिपल अमाउंट देना है तो है बॉस, अगर इंटरेस्ट देना है तो भी है, बोनस देना है तो भी। हमने तो सारे हालात बता ही दी कि अगर एक साल तक हम क्या नहीं होंगे। अब इसमें ये मत फिर डाल दीजिएगा सर अगर झूठ बताया तो, तब तो कोई लॉ ही नहीं हम पढ़ पाएंगे कि जो हम पढ़े उसी में बोल दे ये नहीं हुआ तो
तब तो हम जो है वो लेजिस्लेचर बन जाएंगे, इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट लॉ बनाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी में हर चीज हम क्या करते हैं, बता ही देते हैं, इसीलिए हमें किसी को जो है वो ऑब्जेक्शन वगैरह की जरूरत, इनवाइट करने की जरूरत नहीं है। और ये हम फाइल भी करते हैं, आरओसी को करते हैं, और कंपनी लिस्टेड है तो जो पप्पा जी हैं सेबी उनको करते, वही तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आफ्टर पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई टू ट्रिब्यूनल बाय वे ऑफ पिटीशन फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द, कुछ नहीं, यानी कि एनसीएलटी से अप्रूवल के लिए जा रहे हैं रेजोल्यूशन पास होने के बाद। द क्रेडिटर हैविंग अ डेट और क्लेम एडमिसिबल इन वाइंडिंग अप आर एंटाइटल टू ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ बताने के लिए दिया हुआ है। आज के समय में वाइंडिंग अप का सारा काम किससे होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के जरिए होता है, जिसको लिक्विडेशन हम कह देते हैं, कि उस प्रोसेस से होता है। ये चीज कह रहे हैं कि, लेकिन ये बताने के लिए कह रहे हैं कि वाइंडिंग अप के दौरान जो जो क्रेडिटर एंटाइटल है क्या करने के लिए, या जो जो क्रेडिटर वाइंडिंग अप के तरफ कंपनी को ले जाने के लिए एंटाइटल है, उन सारे लोगों को ऑब्जेक्शन करने का क्या है यहां पे राइट है। टू एनेबल देम टू डू सो द ट्रिब्यूनल विल सेटल अ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर एंटाइटल टू, एनसीएलटी तय सेटल कर ले कि ये लोग हैं जिनके हमने क्या लिए हुए हैं, कर्जे लिए हुए हैं। ये कौन बना करके देगा, एनसीएलटी को पहले कौन देगा, जब एनसीएलटी से परमिशन के लिए जाएगा तो कंपनी खुद देगा। और उसको सेटल करने का मतलब होता है कि वो एक बार वेरीफाई कर लेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं जो सबसे ज्यादा जिससे आपने कर्ज लिया था, जो सबसे बड़ा क्रेडिटर था, उसी का नाम क्या कर दिया है, गायब कर दिया। तो इसीलिए पहले आप दीजिए, एनसीएलटी उसको क्रॉस चेक करके क्या करती है, सेटल करती है। इफ एनी क्रेडिटर ऑब्जेक्ट, अगर किसी एक ने भी किया तो आपके पास दो ऑप्शन, या तो इधर हिज कंसेंट टू द प्रपोज रिडक्शन, या तो कंसेंट ले लीजिए कि भाई आप अपने क्या कह दीजिए, सहमति दे दीजिए, या ही शुड बी पेड ऑफ और हिज पेमेंट भी, या कहने का मतलब है या तो उसका मुंह बंद कर दीजिए या फिर उसका पेमेंट कर दीजिए। मतलब जो भी केस हो वो चिल्लाना बंद कर दे। तो दो ही तरीका है, या तो वो खुद बोले ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा हमने उसके पैसे ही दे दिए तो अब बोलेगा दिक्कत है तो हम उसे दिक्कत ना करेंगे। तो या तो उसके हम पैसे दे दें, और या फिर उसे कन्विंस कर लें कि वो क्या कह दे, हाँ कह दे, हम उसे कन्विंस कर दें हम आपके पैसे दे देंगे, देखो इस तरह से हम आपके पैसे को क्या कर रहे हैं, सिक्योर्ड कर रहे हैं, और कहीं से उन चीजों को हम निकालने नहीं जा रहे हैं। यानी कि जिन एसेट्स पे चार्ज क्रिएटेड था और एसेट पे चार्ज क्रिएट कर देते, अगर आपको लगता है डेप्रिशिएट होकर के वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। The tribunal in deciding whether or not to confirm the reduction will take into consideration minority shareholder and what? रीजन ये है क्योंकि ये वो लोग हैं जो विक्टिमाइज हो सकते हैं। और आपको ध्यान होगा कि इसको लेकर के हम मर्जर अमलगमेशन में अलग से एक टॉपिक भी पढ़े थे, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को लेकर के हमने जो पढ़ा था कि किस किस जगह पे किस किस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। और एक एक शेयर होल्डर भी अगर चाहे तो वो आकर के क्या कर सकता है, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। द ट्रिब्यूनल शैल गिव नोटिस ऑफ एवरी एप्लीकेशन मेड टू इट, किनको, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी को, सेबी को, तब जब कंपनी क्या है। इसका मतलब देखिए एनसीएलटी के पास जब चीज गया तो एनसीएलटी ने ऑब्जेक्शन वगैरह के लिए जिनको बुलाना था उनको बुलाया है, इसके अलावा सीजी को भी दे दिया, आरओसी को भी दे दिया और सेबी को भी दे दिया। एक तरह से उनको भी बोल दिया कि आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए, क्योंकि रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए सिग्नेचर मेरे हाथों से होना है, फीता मैं ही काटूंगा। इस बार मैं बोलूंगा हाँ और मैं बोलूंगा, लेकिन मैं हाँ और ना बोलूंगा तब जब आपकी भी चीजों को कंसीडर कर लेता हूं। तो आपका भी कोई गिला शिकवा है तो इसी समय बताइए। क्रेडिटर को बोल दिया कि गिला शिकवा है तो क्या कीजिए, हमें बताइए। एंड द क्रेडिटर ऑफ कंपनी एंड शैल टेक इनटू कंसीडरेशन द रिप्रेजेंटेशन, अगर इनमें से कोई बोले कि हमें आपके सामने आकर के कुछ फैक्ट्स और फिगर शेयर करना है तो उनको मौका देंगे। इफ एनी मेड टू इट विद इन हाउ मेनी डेज, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस। कितने दिन के भीतर, जब आपको नोटिस दिया किसने, एनसीएलटी ने, उसके 3 महीने के भीतर रिप्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, डिसमेंटेशन, दैटमेंटेशन, जो जो चीज है, जितने नाटक करने, कितने दिन के भीतर, 3 महीने में आप बता दीजिए। 3 महीने में कुछ भी नहीं कहते, इसका मतलब आपकी तरफ से ना रिप्रेजेंटेशन आपको देना है और ना ही आपको किसी तरह का क्या है, ऑब्जेक्शन है।
इसमें एक केस है, देखिए, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ट्रस्टी एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस कॉपर। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ कोर्ट। आज के समय में क्या हो जाएगा, एनसीएलटी, लेकिन यहां हम चेंज नहीं कर सकते थे। रीजन ये ऑलरेडी क्या है, डिसाइडेड केस है, डिसाइड कोर्ट ने किया था। टू कंफर्म द रिडक्शन एक्सेप्ट it must first be satisfied that all the creditors entitled to object to reduction have either consented or have been paid or secured। कहने का मतलब या तो पैसे दे दीजिए, जो हमने ऊपर लिखा है उसी चीज को इन्होंने इस केस लॉ में कहा साफ तौर पे कि या तो वो अपना कंसेंट दे दे या उसका आप क्या कर दीजिए, पे कर दीजिए। NCLT shall consider the following while sanctioning the reduction: interest of what, सेफगार्ड है, इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, लास्टली पब्लिक इंटरेस्ट इज टेकन केयर। अगर रियल में देखें तो अगर आप एक वर्ड ये भी बोल देते हैं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है, क्योंकि क्रेडिटर इस दायरे से बाहर नहीं होते हैं, शेयर होल्डर्स भी पब्लिक इंटरेस्ट के दायरे से बाहर नहीं है, लेकिन साफ तौर पे इन्होंने स्पेसिफिकली चीजों को बतला दिया है। एक केस है, इसमें इन्होंने कहा वेयर द रजिस्ट्रार हैज इशूड हिज सर्टिफिकेट, आरओसी ने क्या किया, सर्टिफिकेट दे दिया कंफर्मिंग द रिडक्शन। इसका मतलब क्या सिचुएशन हुआ होगा, एनसीएलटी ने ऑर्डर क्या किया, आरओसी के ऑर्डर को हमेशा क्या किया जाता है, हमेशा, चाहे एनसीएलटी हो, चाहे क्वासी बॉडी हो, चाहे कोर्ट हो, उनका जब भी कोई ऑर्डर होगा कहां फाइल करते हैं, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है, मर्जर अमलगमेशन आईएनसी 28 कर दिया, आईएनसी 28 आरओसी की तरफ से हां भी हो गया। अब देखिए the same was held to be what, इसका मतलब है कि आपका रिडक्शन ऑफ कैपिटल कंक्लूड हो गया, यानी कि आपने बिल्कुल सही किया हुआ है। ऑल्दो बाद में क्या पता चला, इट वॉज डिस्कवर्ड लेटर दैट द कंपनी हैज नो ऑथोरिटी अंडर, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन नहीं था, डिसाइडेड केस है। हम सबसे पहले यही देखते, देयर शैल बी प्रोविजन इन आर्टिकल ऑफ, लेकिन यहां पे मामला आया था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन नहीं था, सारा काम कर दिया गया। कहा गया कि जब एनसीएलटी के पास चीज जाएगा तो एनसीएलटी सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले एक पट्टी लेगा, गांधारी की तरह अपने आंख पे डालेगा और बोलेगा कि मुझे ये मंजूर है, या वो सबसे पहले उन प्रोविजंस को देखेगा जिन प्रोविजंस के बाद ही जो है वो क्या किया जा सकता है, हां कहा जा सकता है। और उसमें सबसे पहला है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होना चाहिए और एसआर क्या होना चाहिए। तो ये दोनों देखेगा या सीधे कह देगा मंजूर है, कहा अगर मंजूर है तो फिर भुगतो। वो तो अंधे थे ही धृतराष्ट्र, आप भी क्या बन करके रहो, अंधे बन करके पूरा जीवन बिताओ। अगर ऐसा किया तो कह रहे हैं ये अब आपकी गलती है, बाद में जो है आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे साथ क्या किया, फ्रॉड किया। भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर आम पब्लिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे चीज को बिना पढ़े कर लेता है तो उसे वेवर नहीं दे पाती है कोर्ट, और आप तो खुद एनसीएलटी है, आपको वो चीज क्या करना था, देखना था। लेडीज ड्रेस एसएन वर्सेस पुलब्रुक, इसमें इन्होंने क्या कहा, इन दिस केस इस वॉट हेल्ड दैट इफ द स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर रिडक्शन वाज एन इनवैलिड वन। देखिए फिर मैंने बोला, एक चीज है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा क्या है, एक कमबख्त से ये छूटा तो बोला छूटा तो छूटा, ये वैलिड है। दूसरे में ये सही था लेकिन एसआर को दिया जो उसने, उसमें एसआर उसका वैलिड, एसआर के लिए जब आईएनसी 28 आपका जाता है तो उसके साथ बताना पड़ता है कितने ने हां बोला, कितने ने ना बोला, कितने लोग आए हुए थे, ये सारा डिटेल होता है। आप उन डिटेल को देखते नहीं है और आप बोलते बस आईएनसी 28 फाइल किया तो हमारे तरफ से जय हो। अगर ऐसा है तो फिर इन्होंने कहा इनवैलिड वन, बट द कंपनी हैज गॉन थ्रू विद द रिडक्शन वाज नॉट अलाउड टू बी, अब वो फिर से जो है वो वापस नहीं होगा, वैलिड माना जाएगा। इसका मतलब यहां इन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनसीएलटी कोई एक्सक्यूज क्रिएट नहीं कर सकता है, उनका जो है वो ये राइट तो है, लेकिन इस राइट को वो सोच समझ करके क्या करे, इस्तेमाल करे, क्रिएटर्स वगैरह को ध्यान में रख करके। सारे कंप्लायंस हो गए, इसके बाद ही हां बोले, एक बार हां बोल दिया
कंपनी अपने कैपिटल को क्या कर लेगी, रिड्यूस कर लेगी। और एक बार रिड्यूस करने के बाद ये एक ऐसा चीज है जिसको चाह करके भी फिर हम उन लोगों तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है उसके बाद बोलेंगे कि उस पैसे का हमने उसी दिन जो है वो चिकन बिरयानी खा लिया। पॉसिबल, आपने रिडक्शन ऑफ कैपिटल किया तो लोगों को क्या दे दिए, पैसे दे दिए। एक बार पैसा उनके पास चला गया तो फिर कैसे चीजों को वापस रिवर्ट करेंगे। एक ही चीज हो सकता है, फिर से फ्रेश इशू करना पड़ेगा। और जब आप फ्रेश इशू करने के लिए आएंगे तो सेबी का आईसीडीआर रेगुलेशन मुंह फुला करके खड़ा रहेगा और बोलेगा कि तेरे से गलती हुई तो मैं अपने कंप्लायंस से छोड़ दूं, मेरे वाले जो कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो अल्टरनेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सब फिर से क्या करो, पूरा करो। इट माइट बी पॉसिबल कि कंपनी उस समय इन दोनों में से किसी को नहीं कर पा रही है। पहला वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं कर पा रही है, अल्टरनेट इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि 75% उसका क्यूआईबी लेने को तैयार नहीं है। नहीं है तैयार, कंपनी की पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम उसको फोर्स कर सकते हैं, इसीलिए यहां पे इन्होंने ये प्रोविजन बनाए। क्लियर है ये? ठीक है, चलिए तो पहले आप आइए इधर, थोड़े मजे अब आप लीजिए। यहां से ही करना है, डन कीजिए पहले। चलिए, अब एक एस्पेक्ट आपका है कि हमने रिडक्शन ऑफ कैपिटल तो कर लिया, हमने इसको बायबैक के साथ कोरिलेट भी कर दिया, सिचुएशंस भी देख लिए कि किन किन सिचुएशन में रिडक्शन होगा, एनसीएलटी का परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने जो है वो रिडक्शन कर लिया, उसके बाद जो लायबिलिटी है, जो आपके शेयर कैपिटल जिनके पास शेयर्स हैं उनके ऊपर क्या लायबिलिटी में कोई अंतर आएगा? लायबिलिटी का अंतर इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि जब आप रिड्यूस करते हैं तो आपके पास तीन तरीके हैं। एक तो आपने जो कॉल्ड नहीं किया था वो वेव कर रहे हैं, दूसरा एक तरह से आप डिस्काउंट जैसा कर दे रहे हैं, तीसरा है कि फेस वैल्यू को ही क्या कर दे रहे हैं, रिड्यूस कर दे रहे। इन चीजों का असर क्या पड़ेगा, किस पे? मेंबर के लायबिलिटी पे क्या कोई फर्क पड़ेगा? पहले तो ये ध्यान रखिए कि मेंबर के ऊपर लायबिलिटी ही क्या है। अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो उनके ऊपर लायबिलिटी तो लिमिटेड ही है, और लिमिटेड लायबिलिटी में बस उतनी ही लायबिलिटी है जितना उनका कॉल क्या है, अनपेड है, उतने का ही है। फिर यहां पे अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ऑन द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ए मेंबर ऑफ द कंपनी पास्ट और प्रेजेंट शैल नॉट बी लायबल to any call or contribution in respect of any share held by him exceeding the amount of difference between the amount paid on the shares or reduced amount, if any, which is to be deemed to have been paid thereon, as the case may be, and the amount to the shares are fixed by the order of रिडक्शन। कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा अमाउंट, कोई भी ऐसा फिगर, कोई भी ऐसा डिजिट जो इसलिए सिर्फ क्रिएट हुआ है क्योंकि हमने रिडक्शन ऑफ कैपिटल किया है। अगर हमने रिडक्शन ऑफ कैपिटल किया है, इस रिडक्शन ऑफ कैपिटल के करने के कारण अगर किसी भी तरह का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कोई भी लायबिलिटी मेंबर के ऊपर अराइज होता है तो मेंबर इज नॉट सपोज टू डू एनी काइंड ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रीजन ये है कि हम उसी लायबिलिटी के साथ है जिस लायबिलिटी के साथ हमने शेयर्स क्या किया था,
एक्वायर किया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब शेयर इशू हुआ था तो हर एक आदमी अपने कंसेंट से लेना चाहे शेयर्स तो ले, नहीं लेना चाहे तो ना ले। लेकिन जब रिडक्शन ऑफ कैपिटल की बारी आती है तो हमें एसआर ही पास करना पड़ता है। और ये एसआर जब हम पास करते हैं तो भले आपकी लिस्टेड कंपनी है तो पोस्टल वैलिड करेंगे तो आप मान के चलेंगे कि मैक्सिमम लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा। मैं कहता हूं मैक्सिमम नहीं, 100% लोगों ने कर दिया। फिर भी 75% ने हां बोला, 25% ने ना बोला, तो ये हां हुआ या ना हुआ? इसका मतलब जिन्होंने ना बोला है उनके ऊपर वो बर्डन क्यों डाले जाए जो बर्डन उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। अगर ये बर्डन वो पहले सोचे होते तो शायद आपके कंपनी के क्या नहीं बनते, वो शेयर होल्डर और मेंबर नहीं बनते। तो इसलिए उन्होंने कहा, इसीलिए इन्होंने इस चीज को थोड़ा वेग रखा है क्योंकि एग्जैक्ट सिचुएशन तो सामने नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि किसी भी तरह का अगर उनके ऊपर कोई कंट्रीब्यूशन की बारी आई, अब कैसा कंट्रीब्यूशन हो सकता है ये हम लोग थोड़ा अपने विजन को लेकर के चलते हैं क्योंकि सेक्शन तो कहीं विजन को लेकर के नहीं गया। सेक्शन ने बस बात एक कह दी और कहा कि जो भी सिचुएशन होगी उस सिचुएशन को समझिए और सब इसी के भीतर कवर हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि यहां पे हम कहें कि पहले जो है वो कंपनी के जो है वो कैपिटल, टोटल कैपिटल मान लीजिए कि 10 लाख था, कंपनी ने जो है वो 9 लाख रिड्यूस कर लिए, तो कंपनी का कैपिटल कितना बचा? 1 लाख। बिल्कुल सत्य वचन कि अब इन्हीं 1 लाख के बीच में जो है वो प्रॉफिट बटेगा। लेकिन कह रहे हैं कि इसका मतलब लायबिलिटी यही उठाएं। कहा लायबिलिटी शेयर होल्डर्स क्या उठाते हैं? रिस्क बस उठाते हैं, और वो ये कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम जो है वो डिविडेंड नहीं लेंगे। कह रहे हैं कि अगर ऐसे केस में किसी भी तरह का कोई भी कंट्रीब्यूशन निकल करके आता है, किस केस में? वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन के केस में, क्योंकि आप कॉन्ट्रीब्यूटरी के दायरे में भी आते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटरीज अगर कुछ थोड़ा बहुत ध्यान हो तो आप उसके दायरे में भी आते हैं, और 1 साल पहले तक के जो शेयर होल्डर हैं वो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी में आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जिस समय आपने जो है वो रिड्यूस नहीं किया था उस समय कुछ और सिचुएशन, अब सिचुएशन क्या है? कुछ और है। कॉन्ट्रीब्यूटरी में तो आप उनको भी रख रहे हैं जो उस समय मेंबर थे, जिस समय हमारा ये रिड्यूस नहीं हुआ था उस समय 100 रुपए था पेड अप कैपिटल, अब हमने कितना कर दिया है? 75 कर दिया। कह रहे हैं कि किसी भी कारण से अगर हम शेयर्स के बेसिस पे कोई लायबिलिटी क्रिएट करते हैं और कहते हैं कि ये ही वही लोग हैं जो उतने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो ओन करेंगे जितना 10 वाले कर रहे थे। कहा इसके कारण अगर मेरे ऊपर बेनिफिट आ रहा है तो मैं ले लूंगा, लेकिन इसके कारण कोई लायबिलिटी आप एराइज कर रहे हैं तो मैं लायबिलिटी जो है वो नहीं लूंगा। ठीक है भाई, 10 लाख की जगह 1 लाख शेयर, तो इसका मतलब बटेगा तो इसी में ही। लेकिन अगर कह रहे हैं कि कोई भी चीज देने की बारी आई तो कह रहे हैं कि उसमें इनके ऊपर ये नहीं है कि पहले से 9 टाइम्स क्या होगा? ज्यादा होगा। पहले से 9 टाइम्स डिविडेंड जरूर लेंगे लेकिन पहले से 9 टाइम्स ज्यादा लायबिलिटी को ओन नहीं करेंगे। कहने का मतलब किसी भी कारण से रिडक्शन के बाद इनके ऊपर कोई भी ऐसी लायबिलिटी आती जो लायबिलिटी उस समय क्रिएटेड नहीं था, जिस समय इन्होंने शेयर्स क्या किया था? एक्वायर किया था, तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल के कारण अगर आ रहा है तो ये इनके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है। लायबिलिटी ऑफ मेंबर, if however the name of any creditor entitled to object to the reduction of share capital by reason of his ignorance of the proceeding for reduction। अब यहां पे जो कह रहे हैं वो जरा सुनिए। ये कह रहा है कि आप क्रेडिटर्स को चीजें के बारे में बतलाते हैं या नहीं? ऑब्जेक्शन के लिए बतलाते हैं। 2 बातें, क्रेडिटर्स ड्यू टू इग्नोरेंस, या तो बात को समझ नहीं पाया, और या फिर जो है वो क्रेडिटर्स जो है वो बात को तो समझा लेकिन जो है वो जो है चीजों को जान ही नहीं पाया कि इस समय हमें क्या करना है। देखिए, एक तो पहले ऑब्जेक्शन नोटिस आया, यही नहीं जान पाया। दूसरा, नोटिस तो आया है लेकिन उस नोटिस में क्या क्या है ये वो नहीं समझ पाया। पॉसिबल ड्यू टू इग्नोरेंस और एनी रीजन। कह रहे हैं नॉट एंटर्ड ऑन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर एंड आफ्टर सच रिडक्शन द कंपनी कमिट अ डिफॉल्ट in respect of amount of his debt or claim। हम लिस्ट कौन तैयार सेटल करता है? एनसीएलटी। सब कुछ करके दिया, आप या तो समझ नहीं पाए या आप जो है वो किसी कारण से उसको अचीव नहीं कर पाए, आपको नोटिस मिला नहीं, जबकि आपको भेजा गया, आप समझ ही नहीं पाए कि ये नोटिस है क्या है और उस नोटिस में क्या है ये भी आपके पल्ले नहीं पड़ा। एवरी पर्सन
हु वॉज मेंबर ऑफ कंपनी, कब? ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर फॉर रिडक्शन बाय आरओसी, क्योंकि एनसीएलटी के ऑर्डर को कहां पर दीजिएगा? आईएनसी 28 जब फाइल करते उस दिन जो मेंबर का नाम होगा, शैल बी लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द पेमेंट ऑफ द डेट और क्लेम an amount not exceeding the amount which he would have been liable to contribute if the company had commenced winding up on the date immediately before the said date. कह रहे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ उतना ही कि अगर कंपनी जो आपके क्रेडिटर हैं, अगर कंपनी उसी समय वाइंड अप होती तो क्रेडिटर्स को जो मिलना चाहिए था, क्योंकि ऐसे केस में अगर आप जिद पे रहते तो ये बोलते ठीक है तुम कंपनी को क्या कर देंगे, वाइंड अप। क्रेडिटर अंत में कहां जा सकते हैं, कितना तक डरा सकते हैं? वाइंडिंग अप। कह रहे अगर वाइंडिंग अप होता तो उस समय उनको जितना मिलना चाहिए था उतना वो क्या करेंगे, उतना हम उनको प्रोवाइड करेंगे। इफ द कंपनी इज वाउंड अप, द ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सच क्रेडिटर एंड प्रूफ ऑफ हिज व्हाट, इग्नोरेंस, कि सही में मुझे नहीं मिला, इग्नोरेंस एज अफोर्सेड, इफ इट थिंक फिट सेटल अ लिस्ट ऑफ पर्सन सो लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट। लेकिन ये तब जब उनको लगेगा कि सही में क्या था, ये इग्नोरेंस। कह रहे इग्नोरेंस का मतलब कुछ रीजन था जिसके कारण इस तक पहुंचा ही नहीं, और अगर नहीं पहुंचा तो ये छानबीन भी नहीं कर पाया कि क्यों इसके पास नहीं पहुंचे, क्योंकि इसके दिमाग में कुछ ऐसा था ही नहीं कि कंपनी क्या हो रही है, कंपनी क्या करने जा रही है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल का। अगर पता होता तब ना मैं अलर्ट रहता, और मैं अपने उस प्लेस पे हूं नहीं जो प्लेस मेरा रजिस्टर ऑफ मेंबर या रजिस्टर ऑफ क्रेडिटर्स का जो लिस्ट है उसमें जो दिया हुआ है उस जगह पे मैं अवेलेबल नहीं हूं, मुझ तक जो है वो चीज नहीं पहुंचा है। इफ थिंक फिट सेटल अ लिस्ट ऑफ पर्सन सो लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड मेक एन इनफोर्स कॉल्स एन ऑर्डर ऑन द contributors settled on the list as if they were ordinary contributory in a, बिल्कुल यही मानेंगे कि इस समय कंपनी क्या हो रही है, आपके ऊपर कॉन्ट्रीब्यूटरी के होने के कारण जितनी लायबिलिटी आती है उतनी लायबिलिटी को आप क्या कीजिए, आपको मिट करना रहेगा। इसका मतलब है क्रेडिटर्स तक चीज पहुंचे ये आपको एश्योर होना पड़ेगा, और अगर यहां पे आप क्या है, एश्योर्ड नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। इफ दे आर एबल टू प्रूव दैट दे आर इनोसेंट, दे हैव सम काइंड ऑफ इग्नोरेंसी, कि उन तक चीज पहुंचा नहीं और उन्हें कोई ऐसा एजम्पशन ही नहीं था कि कंपनी में क्या हो सकता है। अब ये तो फैक्ट बेसिस पे है कि कैसे वो इन चीजों को क्या कर पाएगा, प्रूफ कर पाएगा, साबित कर पाएगा। लेकिन अगर कर देता है तो एनसीएलटी इस केस में कॉन्ट्रीब्यूटरी का लिस्ट तैयार करेगा, और ये लिस्ट उसी तरह से होगा जिस तरह से वाइंडिंग अप के समय में होता है। मान लिया जाएगा कि जिस दिन उनका जो है वो रेजोल्यूशन पास हो उसी दिन कंपनी वाइंड अप हो गया, जिसके ऊपर जितना क्लेम निकल के आएगा उतना शेयर होल्डर्स और मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। चलिए अब आप इसको डन कीजिए, यही था ना। चलिए अगर डन है तो आपने रिडक्शन ऑफ कैपिटल में सारे के सारे एस्पेक्ट को कवर कर लिया, एक को छोड़ करके, और वो क्या है। और याद कीजिए बायबैक में भी हम सब कुछ पढ़ने के बाद किस पे आए थे, प्रोसीजर पे आए थे, ताकि प्रोसीजर पढ़ते वक्त बहुत सारी चीज जो है वो ऑलरेडी हमारे डिस्कस हो चुके रहे। तो चलिए अब क्या आते हैं, हम प्रोसीजर देखते हैं रिडक्शन ऑफ कैपिटल का। ध्यान से पहले समझ लीजिएगा फिर मूव कीजिएगा। सबसे पहला चीज, चेक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वेदर इट इज ऑथराइज रिडक्शन ऑफ कैपिटल और नॉट। चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है तो आगे बढ़ गए।
नहीं तो क्या करेंगे? आप कहिएगा हम ऑल्टर नहीं करेंगे, मत कीजिए, मैंने बोला रिडक्शन ऑफ कैपिटल करने के लिए। अगर आप रिडक्शन ऑफ कैपिटल करना चाहते हैं तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? ऑल्टर करना पड़ेगा। और अगर ऑलरेडी है तो भी ऑल्टर कर दीजिए, का फिर ऑल्टर करने की जरूरत नहीं है। अब मीटिंग बुलाइए। ऑब्वियसली बात है, पहले कौन सी मीटिंग बुलाते हैं? आप कहिएगा सर आपने तो एक बार अभी तक नहीं बताया बोर्ड मीटिंग, आप तो बोल रहे हो एसआर करेंगे, एसआर करेंगे, INC 28 फाइल करेंगे। ऑब्वियसली बात है, कभी भी एसआर होगा तो इसका मतलब इट मस्ट बी फॉलोड बाय बोर्ड रिजोल्यूशन। तो बोर्ड रिजोल्यूशन बुलाइए, जनरल मीटिंग बुलाइए और उसमें क्या पास कीजिए? एसआर पास कीजिए। और दो काम साइमल्टेनियसली कीजिए, पास स्पेशल रिजोल्यूशन एंड फाइल व्हाट। अब MGT 14 कोई नया फॉर्म नहीं है, कहा गया कि जब भी हमारा एसआर पास होता है तो हम क्या करते हैं? MGT 14 फाइल करते हैं। ठीक है, MGT 14 ROC के पास फाइल कर दिया। साइमल्टेनियसली कंप्लाई विथ प्रोसीजरल एस्पेक्ट एज टू एस्पेक्ट लाइक इशू ऑफ व्हाट। ध्यान है जो हमने अभी देखा, इशू ऑफ नोटिस, इंटीमेशन, फाइलिंग टू स्टॉक एक्सचेंज इफ सिक्योरिटीज आर। बड़े सारे सिचुएशन होते हैं जहां पे अगर कंपनी लिस्टेड है, जैसे ही एसआर पास हुआ इसकी सूचना आपको कहां देनी पड़ती है? कुछ ऐसे भी कंप्लायंसेस हो गए जहां पे आप बोर्ड मीटिंग अगर बुला रहे हैं, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, बाय बैक, तो उससे 7 डेज पहले, 5 डेज पहले, 2 डेज पहले अलग अलग प्रोविजंस है। आपको किसको बताने पड़ते हैं? स्टॉक एक्सचेंज को। तो कर दिया वो हमने इंफॉर्मेशन। पास स्पेशल रिजोल्यूशन और हमने फॉर्म भी फाइल कर दिया MGT 14। अप्लाई टू NCLT, इनफॉर्म व्हाट, RSC 1 जो है वो फाइल करते हैं फॉर व्हाट? कंफर्मेशन ऑफ रिडक्शन। क्योंकि काम तो सारा हमने कर दिया, हम तो बस आपसे क्या चाहते हैं? कंफर्मेशन कि आप कंफर्म करेंगे तो होगा। ऑलरेडी काम कर दिया है, रिजोल्यूशन वगैरह पास है, अब बस आप अपनी सहमति दे दीजिए। फाइल विद द ट्रिब्यूनल ए लिस्ट ऑफ क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि इसी लिस्ट को कौन सेटल करेंगे? लेकिन ये जो क्रेडिटर का लिस्ट होगा, ये अगर पिछले जन्म का हो तो ज्यादा बेहतर है, और पुराना हो तो और अच्छा है। तो ये कब का होगा लिस्ट? कह रहे हैं कि ये कितना भी पुराना हो लेकिन किसी भी शर्त पे 15 दिन से ज्यादा पुराना, यानी जिस दिन हम फाइल करें उससे ज्यादा से ज्यादा कितना पुराना हो सकता है, ताकि हो सकता है इस 15 दिन के बीच के क्रेडिटर नहीं शामिल हो तो चलेगा, लेकिन 15 दिन पहले तक जो हमारे क्रेडिटर थे कम से कम उनका लिस्ट क्या होना चाहिए? शामिल होना चाहिए। ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर, किस बात के लिए? लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, यानी कि ये बेसिकली है सबको फंसाने का तरीका कि मैं जाऊंगा तो तू भी डूबेगा। तो वही है कि अगर अब गड़बड़ हुआ तो ऑडिटर भी आएगा, क्योंकि ऑडिटर ने क्या दिया है? ओके कहा है कि यही हमारे क्रेडिटर्स हैं और इतने ही पैसे इनके बनते हैं और इतने दिन पुराने तक में इतने ही हैं, 15 दिन तक का ये है और इसमें इतने ही पैसे उनके बनते हैं। डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर दैट द कंपनी इज नॉट इन एरियर इन repayment of deposits or in interest thereon as on the date of filing of the एरियर का मतलब है कि किसी का कोई भी पैसा एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, जिसका जो जब बन रहा है वो हमने पे किया है, किसी का कोई बकाया हमारे ऊपर नहीं है। ए सर्टिफिकेट बाय द कंपनीज ऑडिटर टू द इफेक्ट दैट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट proposed by the company for the reduction of share capital is in conformity with the accounting standard specified in section 133 or any other provision of this act। यानी कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर IFRS है तो हमने IFRS किया है, अगर हमें बोला गया कि डेप्रिसिएशन के लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाएंगे, अमोर्टाइजेशन के लिए ये वाला वैल्यू लेंगे, जो कहा गया है, जो प्रिस्क्राइब्ड उसको हमने क्या किया है? फॉलो किया है। और ये बात कौन कहे? ऑडिटर कहे, क्योंकि ऑडिटर का काम है चेक करना। कंपनी ने फॉलो किया, ऑडिटर ने ऑडिट किया, ऑडिट करके साइन किया, सिग्नेचर किया और चीजों को डन कर दिया, तो ऑडिटर ही बतलाए कि वो चीज उसी के अकॉर्डिंग है जिस अकॉर्डिंग मेंशन है। अगर उस अकॉर्डिंग मेंशन नहीं है तो आपने ऑडिट सर्टिफिकेट कैसे दिया? या और अगर ऑडिटर का आप सर्टिफिकेट लेने जाएंगे और वो अपने क्वालिफिकेशन को रिपीट कर रहा है कि हमने उस समय भी जो है कहा था कि ये कमेंट है और आज भी कह रहे हैं, तो ये सब किसके लिए इनपुट का काम करेगा?
एनसीएलटी के लिए इन्हीं के बेसिस पे तो वो क्या करेंगे, लिस्ट सेटल करेंगे, हाँ और ना सोचेंगे किस चीज के बारे में, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के। दूसरी तरफ जिस समय आप पिटीशन फाइल करते हैं, एनसीएलटी में एप्लीकेशन देते हैं या जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, आरएस किस में, आरएससी 1 में कह रहे पिटीशन टू बी अकम्पेन्ड बाय व्हाट, जो आपका एमओए रहेगा, एओ रहेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन रहेगा, बैलेंस शीट रहेगा, पीएनएल अकाउंट आपका रहेगा, मिनट्स रहेगा। कहने का मतलब है वो सारे के सारे चीज रहेंगे जिसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, आप उनको कन्विंस करना चाहते हैं। और यहां पे जो कोर्ट फी है उसकी जगह क्या फी रहेगा, एनसीएलटी का फी रहेगा। अभी भी ये हर जगह लिखने में कोर्ट फी यूज कर लेते हैं, सही में अगर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, एनसीएलटी का जो है जो फी रहेगा, क्योंकि हम कहां जाते हैं। लेकिन लॉ में बार बार उन्होंने डिस्क्लेमर दिया हुआ है, गाइडलाइन दिया हुआ है कि अगर कहीं भी किसी भी जगह किसी भी चीज को करेक्ट करते वक्त अभी भी वहां कोर्ट वर्ड रह गया है तो उसको आप क्या ट्रीट कीजिए, क्योंकि देखिए ना आपका आर्टिकल 370 इंडियन पीनल कोड जब आप पढ़ते हैं आईपीसी, उसमें लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर, और लिखा हुआ है ड्यू टू आर्टिकल 370। और अब कितने जगह वो इस बात को लिखे, तो इसीलिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन दे दिया और कह दिया कि हर वो जगह, अब कल से इफेक्ट में आया, अभी तक तो उन्होंने किया था लेकिन वो नोटिफाइड नहीं था। और कितना अच्छा अभी जो है वो पहुंचा ही है यूरोपियन यूनियन का, अगर पता हो यूएन का टीम, और आज ही वहां पे जो है वो इतने दिन के बाद 4-5 मजदूरों को मार दिया गया है। मतलब 370 आर्टिकल हटने के बाद पहला जो है वो इतना बड़ा जो है वो घटना, और वो भी तब जब वहां पे 23 या 28 लोगों का टीम गया हुआ है लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, मतलब यूनाइटेड नेशन का, कि ये चीज सही है या नहीं है, आपको कोई दिक्कत भी है। मुझे तो ये लग रहा है कि वो अभी तक बस ले लिए होंगे या इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि वो तो ऐसे ही इतने डरते हैं। और पता चला कि हम आए हैं हालचाल पूछने के लिए, ये वही गांव है जहां पे जो है कल 5 लोगों को क्या किया गया, क्यों, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के नहीं थे। तब उनसे पूछा जाएगा आर यू फ्रॉम जम्मू कश्मीर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अब क्या करो, सब भागना शुरू करो, क्योंकि वो सिर्फ उनको टारगेट कर रहे हैं जो कहां के नहीं हैं। मतलब वो ये बताना चाहते कि पहले भी ये हमारे लिए एरिया रिजर्व था, अभी भी हमारे लिए है। कलकत्ता के कुछ मजदूर थे वहां, जो लोग जब 370 आपका खत्म हुआ तो कोई भी वहां जाकर के अब ट्रेड कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, व्यापार हर चीज कर सकता है। तो इसी चीज को बतला रहे हैं कि भले आप ऐसा कर दो, हम इस चीज को इंप्लीमेंट होने नहीं देंगे, ये उनका कहना। एनीवे, तो यहां पे कोर्ट का भी मतलब क्या हो गया, एनसीएलटी। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने जो किया वो क्या, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या किया, चेक किया, सब कुछ ठीक है तो ऑल्टर करने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें कुछ नहीं है यानी प्रोविजन नहीं है तो उसको क्या किया, ऑल्टर। उसके बाद आपने जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई, प्रॉपर नोटिस भी आपने भेजा और जनरल मीटिंग आपने बुलाई, ईजीएम एजीएम जो भी हो जनरल मीटिंग बुलाई, रिजोल्यूशन क्या किया, ठीक है, रिजोल्यूशन आपका पास हो गया। जब भी रिजोल्यूशन आपका जो है वो पास होगा तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि रिजोल्यूशन पास होने से पहले जो मीटिंग वगैरह डायरेक्टर की बुला रहे हैं या शेयर होल्डर्स की बुला रहे हैं, इसके लिए उसके पैरेलल जो कंप्लायंसेस जो है वो सेबी के तरफ से, स्टॉक एक्सचेंज एलओडीआर रेगुलेशन के तरफ से, उसको भी आप क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। एसआर पास होने के बाद आप इसे जो है वो आरओसी के पास एमजीटी 14 क्या कीजिए, फाइल कीजिए। एमजीटी 14 फाइल करने के बाद आप अब जो है वो एप्लीकेशन दीजिए, किसको, जो कि आरएससी 1 में जाएगा। जब आप एप्लीकेशन या पिटीशन देंगे तो एप्लीकेशन पिटीशन के साथ आप एमओए, एओए, एसआर जो आपका पास हुआ है वो, साथ ही साथ जितने भी तरह की चीजें जो आपने कहा है कि सही है हमारा, उन चीजों की क्या लगाइए, कॉपी जो है आप लगाइए। और यहां आप उन सारे चीजों को फुलफिल कीजिए जिसमें है कि क्रेडिटर का लिस्ट 15 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ऑडिटर इस बात को विटनेस करे कि हाँ सही में ये 15 दिन से ज्यादा पुराना नहीं है। आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल उसी तरह से फॉलो करेंगे जो क्या किया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है, और ऑडिटर इस बात की गवाही भी दे कि हाँ इन्होंने उसी तरीके से क्या किया है, फॉलो किया है। किसी भी तरह से डायरेक्टर्स वगैरह जो है डिक्लेरेशन दे कि कोई भी चीज जो है वो आपके ऊपर पेंडिंग नहीं है, जिसमें रिपेमेंट फाइनेंशियल चीज पेंडिंग नहीं है, जिसका जो बकाया था, जो पैसा था वो हमने क्या किया है,
पे कर दिया, किसी का कोई एरियर नहीं है, ना हमारे डिपोजिटर्स का रिडीम होने वाला और ना ही क्या है वो इंटरेस्ट का कोई अमाउंट है, कुछ भी हमारा पेंडिंग नहीं है। चलिए इन चीजों के बाद एडवर्टीजमेंट दीजिए, कहां पे? न्यूज़पेपर में। किस फॉर्म में? RSC 5 में, विद इन 7 days ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल। अगर ट्रिब्यूनल ने कोई डायरेक्शन दिया तो उसको क्या कीजिए? न्यूज़पेपर में भी दीजिए। देखिए ऐसा इसीलिए किया गया, सब कुछ के बावजूद भी उन तक संदेशा क्या हो सके? पहुंच सके, इसीलिए बोला कि इसको क्या कीजिए? न्यूज़पेपर में पब्लिश भी कीजिए। दूसरी तरफ गिव नोटिस विद इन हाउ मेनी डेज? 15 days टू सेंट्रल गवर्नमेंट। देते हम सेंट्रल गवर्नमेंट, ROC किसको? सेबी को। किस फॉर्म में? RSC 2 में। देखिए RSC 1 में पिटीशन गया, RSC 2 में जो रेगुलेटरी बॉडी है उनको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ROC और सेबी क्रेडिटर्स को बतलाएंगे किसमें? ठीक है। और RSC 4 कहीं जिक्र नहीं, RSC 5 में न्यूज़पेपर में क्या देंगे? ठीक है। तो यहां पे देने के बाद सेंड एप्लीकेशन टू क्रेडिटर्स विद इन 7 days ऑफ डायरेक्शन गिवन बाय ट्रिब्यूनल। और यहां एडवर्टीजमेंट देंगे किस चीज का? ऑफ एप्लीकेशन इन न्यूज़पेपर। यानी आपने जो एप्लीकेशन फाइल किया है ये SR के लिए नहीं है, आपने एप्लीकेशन कहां फाइल किया है? तो आप उसके 7 दिन के भीतर क्या कर दीजिए? न्यूज़पेपर में दे दीजिए कि हमारा SR वगैरह पास था, अब हमने क्या कर दिया है? NCLT में दे दिया। यहां दूसरी तरफ जब आप NCLT को फाइल करेंगे एप्लीकेशन, तो एक तो इस बात का जो है वो क्या दिया? पब्लिक नोटिस, एडवर्टीजमेंट दिया। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि 15 दिन के भीतर आप जो है वो क्रेडिटर्स को इंडिविजुअली बताइए। ये तो न्यूज़पेपर के जरिए बताया, और साथ ही साथ क्या कीजिए? अथॉरिटी को भी जो है वो बताइए। अब सेंड एप्लीकेशन टू क्रेडिटर्स विद इन हाउ मेनी डेज? 7 days। अब इसके कितने दिनों के भीतर? 7 days के भीतर। तो कह रहे हैं कि ये दोनों काम होने के बाद, ये जब सारे काम हो गए, तब कंपनी शैल सबमिट टू द ट्रिब्यूनल विद इन हाउ मेनी डेज? 7 days ऑफ एक्सपायरी पीरियड विच रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन व साउट। जो भी रिप्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन जो भी था सारा चीज दिए। द रिप्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन और रिसीव्ड अलोंग विथ रिस्पॉन्ड टू द कंपनी देयर टू। मुझे एक चीज बताइए, यहां पे ये जो 7 days है, ये जब हमने इन्हें दिया, कितने दिन का इनको टाइम मिलता है? 3 months। तो उस 3 months के बाद के ये 7 days की बात कर रहे हैं कि वो 3 महीने बीत गए, उसके बाद जो आपके पास कितना समय है? और 7 days का जो है वो समय है। कहां से? एक्सपायरी ऑफ पीरियड अप टू व्हाट? अप टू विच रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन व साउट द रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन सो रिसीव्ड, जो भी रहे। तो 3 महीने का टाइम है आपके पास। कहां से 3 महीने का टाइम है? 3 महीने का टाइम है जब आपने 15 दिन के भीतर उनको क्या किया? पहले तो आपने पिटीशन दिया, एप्लीकेशन दिया। जब एप्लीकेशन दिया तो उसके 15 दिन के भीतर जो है वो किसको बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेबी को और ROC को, साथ ही साथ क्रेडिटर्स को बोला। उनके पास 3 महीने का समय है क्या करने के लिए? जब उस चीज के बीते हुए कितने दिन हो जाए? 7 days और हो जाए, तब जाकर के फाइनली NCLT क्या करेगी? अपने फैसले को सुनाएगी। जो भी ट्रायल, जो भी चीज, रिप्रेजेंटेशन वगैरह खत्म करना है। इस बीच में 2 एक्स्ट्रा बात क्या हुआ? एक तो आपने जो है वो फाइल किया एप्लीकेशन, दूसरा जो है वो उस चीज को पब्लिश भी कर देंगे कि हमने जो NCLT को एप्लीकेशन क्या कर दिया है? फाइल कर दिया है। क्लियर है? यहां पे कह रहे हैं एप्लीकेशन टू क्रेडिटर विद इन 7 days ऑफ डायरेक्शन गिवन बाय। ये कौन सा एप्लीकेशन है? जो आपको जो है वो क्या देना है? जो उनसे आपको रिसीव करना है। एक तो आपने दिया, आपके देने के बाद उन्होंने क्या दिया? डायरेक्शन इशू किया। डायरेक्शन इशू करने के 7 days के भीतर आप उनको दे देते हैं कि भाई अब जो है इन चीजों के अकॉर्डिंग आप अपना ऑब्जेक्शन क्या कर सकते हैं? और फाइल कर सकते हैं। क्योंकि पॉसिबल है कि NCLT कुछ अलग डायरेक्शन आपको दे सकते हैं। किस चीज को लेकर के? क्रेडिटर्स के लिस्ट को लेकर के। जब भी वो देंगे उसके 7 दिन के भीतर दोबारा उनको जो है वो क्या देंगे? आप
कॉरेस्पॉन्ड करेंगे कि देखिए अब इस चीज के बेसिस पे अपना ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन दे दिया, एप्लीकेशन देने के बाद उसे एडवर्टीजमेंट कर दिया 7 दिनों के भीतर। दूसरी तरफ आपने क्या किया, जब एप्लीकेशन दे दिया एनसीएलटी को, तो एनसीएलटी ने 15 दिन के भीतर जो है सारे के सारे ऑथोरिटी जो कंसर्निंग थे और क्रेडिटर्स तक चीजों को पहुंचा दिया। अगर कहीं एनसीएलटी ने कोई भी नया डायरेक्शन दिया तो उसके 7 दिन के भीतर जो है वो फिर से आपको क्रेडिटर्स को क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन के लिए मौका देना पड़ेगा, अगर वो क्या करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट। और नहीं, अगर कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया एनसीएलटी ने, तो बस 15 दिन में जो आपने क्या किया था, जो आपने आरओसी को, सीजी को और सेबी को और किसको दिया था, क्रेडिटर को दिया था, बस उतना ही जाएगा, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब उनका रिसीविंग आएगा 3 महीने में, मतलब 3 महीने तक का टाइम है। उसके 7 दिन बीतने के बाद अब आपको क्या करना है, उन सारे चीजों के बेसिस पे फाइनलाइज कर लीजिए। कौन फाइनलाइज कर ले, एनसीएलटी, कि उन्हें हां कहना है, या अगर ना है तब तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर जाइए अपीलेट ट्रिब्यूनल और बाकी जगह। अगर हां है तो क्या फाइल कीजिएगा, INC 28 विथ आरओसी, साथ ही साथ क्या कीजिएगा, RSC 6, किस चीज के लिए, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ये आप फाइल करेंगे। क्लियर है प्रोसेस। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एओ चेक करेंगे, सब ठीक है, ठीक है। बोर्ड रिजोल्यूशन और ठीक है, हो गया बोर्ड रिजोल्यूशन, एसआर पास हो गया। कह रहे हैं कि ध्यान रखिएगा कि अगर स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कोई कंप्लायंस है, किस चीज को लेकर के, बोर्ड रिजोल्यूशन कन्वीन करने से पहले और जनरल मीटिंग कन्वीन करने से पहले अगर कोई कंप्लायंस है तो वो उसके साथ भी कर लीजिए। रिजोल्यूशन पास होने के बाद भी उनके साथ कंप्लायंस इंटीमेशन का वो भी कर लीजिए। और इधर MGT 14 किसके पास फाइल कर दीजिए, ROC के पास फाइल कर दीजिए। इसके बाद एप्लीकेशन फाइल कीजिए एनसीएलटी में, RSC 1 में। जब आप RSC 1 में फाइल करेंगे तो ऐसे केस में आप कुछ डॉक्यूमेंट भी साथ में लगाएंगे, जिसमें MOA वगैरह और बड़े सारे फाइनेंशियल और ये सारे चीज होंगे। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, क्रेडिटर्स का लिस्ट देंगे जो 15 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ऑडिटर उसको सर्टिफाई करेंगे। इसको करने के बाद जो है नोटिस आप देंगे, और ये नोटिस एक तरफ तो आप पब्लिक अनाउंसमेंट कर देंगे न्यूज़पेपर में 7 डेज में, और दूसरी तरफ एनसीएलटी जो है वो 15 दिन का, कम से कम 15 दिन के भीतर किसको बतला देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ROC और क्रेडिटर्स, सेबी को, और साथ ही साथ क्रेडिटर्स को। इन लोगों को RSC 2 में अथॉरिटी को, और इनको RSC 3 में बतला देंगे। ठीक है, बताने के बाद इनके पास 3 महीने का समय है। 3 महीने में अपना दुख दर्द, अच्छा बुरा जो भी कहना है वो देंगे। इस दौरान अगर कहीं एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन मांगा और उसके बेसिस पे एनसीएलटी ने कोई नया डायरेक्शन इशू किया, तो 7 दिन के भीतर फिर से ये किसको देंगे आप, क्रेडिटर्स को, कि देखो भाई ये अब हमारे जो हैं वो बदले हुए तेवर और बदले हुए अंदाज हैं। इसमें जो है वो आपको जो है कुछ और कहना है, और अगर कहना है तो वो क्या करेंगे, बताएंगे अपने बारे में। जब 3 महीने का समय बीत जाता है उसके बाद और 7 दिन का समय, फिर एनसीएलटी सारी प्रक्रिया पूरी करे और करके बता दे कि उन्हें मंजूर है या नहीं है। अगर नहीं मंजूर है तो फिर हमारा तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं हो पाएगा, आप फिर जाइए एपलेट ट्रिब्यूनल में। और अगर हां है तो क्या फाइल कीजिए, INC 28 आप फाइल कर दीजिए। क्लियर है, यही आपका छोटा सा क्या है, प्रोसेस है। और एक चीज और जो फाइल करते हैं वो क्या, रिडक्शन ऑफ कैपिटल होने पे कौन सा फाइल जाता है, RSC 6। क्लियर कीजिए, अब आपकी बारी है। और इसको जब लिखेंगे एकदम ध्यान से, बिना कहीं दिमाग गए हुए, एकदम ध्यान से इसी चीज को करते, ताकि पूरा प्रोसेस आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। मतलब ऑल दो आप देख के लिख रहे हैं, लेकिन दिमाग में इंस्ट्रक्शन यही जा रहा है कि आपका ये क्या किया हुआ है, ऑलरेडी मेमोराइज हो गया है, बस सही लैंग्वेज में लिख दीजिए।
डन। सब्सटेंस ऑफ लॉ, एडवर्टीजमेंट करना ही पड़ेगा। लिखा हुआ विद इन 7 days ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल। एडवर्टीजमेंट करने का डायरेक्शन नहीं देगा, कोई डायरेक्शन अगर देगा ट्रिब्यूनल तो उसको क्या करना पड़ेगा, 7 दिनों के भीतर एडवर्टाइज करना पड़ेगा। सब्सटेंस ऑफ लॉ है कि वेन एवर डायरेक्शन शैल बी गिवन बाय द ट्रिब्यूनल इट शैल बी पब्लिश्ड विद इन नेक्स्ट 7 days। डायरेक्शन ट्रिब्यूनल देगा ये नहीं देगा, ये किसके ऊपर है, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल एक बार डायरेक्शन दे सकता है, ट्रिब्यूनल मल्टीपल बार जो क्या दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। ये तो डिपेंड करता है फैक्ट टू फैक्ट बेसिस पे क्या इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचा है, और जब इंफॉर्मेशन पहुंचा है तो उसने जब अगला इंफॉर्मेशन आपसे सॉर्ट किया तो आपने कितना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। पता चला आपसे 5 चीज मांगे गए और आप 1-2 चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, वो फर्दर आपको जो है वो इंस्ट्रक्शन देंगे, डायरेक्शन देंगे। क्लियर है। अब देखिए हम लोगों ने इस पूरे के पूरे जो हमारे चैप्टर हैं, जिनको हमने कहा कि ये 2 चीजों से मिलके बना है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल और बायबैक। सही में देखें तो इस नाम से चैप्टर नहीं है, लेकिन ये दोनों ही बातें दी हुई, वो दिया हुआ टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में इन दोनों टाइप को भी उन्होंने क्या किया है, पिक किया है। अब हम लोगों ने कहा कि हमारा मर्जर अमलगमेशन जो है वो थोड़ा बड़ा है। क्यों? क्योंकि आपके जो बुक है यानी कि जो सिलेबस है उसमें मर्जर अमलगमेशन के भीतर उन्होंने बड़े सारे चैप्टर शामिल कर दिए हैं। इसीलिए मेरा मर्जर अमलगमेशन थोड़ा और बड़ा हो गया, क्योंकि मेरे मर्जर अमलगमेशन खत्म उस दिन होगा जिस दिन वैल्यूएशन खत्म होगा। तो वैल्यूएशन के साथ मर्जर अमलगमेशन खत्म होगा। तो अगर हम देखें तो 2 ही चैप्टर हैं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग पार्ट ए में टेक ओवर और मर्जर अमलगमेशन, क्योंकि मर्जर अमलगमेशन को हम कह देते हैं आगे चल कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, तो इसी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में ये भी शामिल हो जाता है। तो हमारा ये वाला सेगमेंट तो खत्म है। अब यहां पे रिडक्शन ऑफ कैपिटल भी खत्म और बायबैक भी खत्म। अब एक एस्पेक्ट जो अराइज होता है वो ये है कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के दौरान मर्जर, अमलगमेशन, डीमर्जर, टेकओवर, ऐसे जब भी कोई हम कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी लेते हैं, अब ये सब चीज तो याद है ना, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जब भी हम कोई डिफाइन करते हैं, कुछ अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में या बायबैक करते हैं या रिडक्शन ऑफ कैपिटल करते हैं। कहा गया कि ऐसा कोई भी कदम जब हम उठाते हैं तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी चीजों की कीमत कितनी है और हम जिनको ऑफर करने जा रहे हैं उनको कितने में ऑफर करें, और उनके चीज के बदले में अगर अपने चीज देने हैं तब तो समस्या और गंभीर। उनके चीज की भी कीमत जाननी होगी, अपने चीज की भी। अपने चीज कैश में दे रहे हैं तो सिर्फ अपने चीज की कीमत जाननी है, दूसरे के चीज को कैश में ले रहे हैं तो सिर्फ उस चीज की कीमत जाननी है। अपना चीज दे करके दूसरे का चीज ले रहे हैं, दोनों की कीमत जाननी है। तभी तो हम स्वैप रेशियो निकाल पाएंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, इसमें एक्सचेंज रेशियो निकाल पाएंगे। अभी आप जिस चीज में अब इन करने वाले हैं वो कंप्लीटली आपका जो है वो कहिए न्यूमेरिकल इन नेचर है, लेकिन आपके एग्जाम में इससे दोनों क्वेश्चन रहते हैं, एक थ्योरेटिकल पोर्शन है और एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। एकदम ध्यान से सुनिएगा बात को। थ्योरी वाले पोर्शन आप सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, न्यूमेरिकल वाला आपको मेरे साथ सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दिया, आप चाहें तो पढ़ने के बाद अपने माइंड से डिलीट बटन दबा करके निकाल दीजिए, लेकिन मैं नहीं चाहता बद्दुआ, तो मैं आपको इसलिए बता दूंगा कि इतने को अगर आपने ठीक से कर लिया तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहते प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन बायबैक में मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं हो सकता है एक भी बायबैक से प्रैक्टिकल ना पूछे, हो सकता है वैल्यूएशन से एक भी बायबैक क्वेश्चन आपका ना पूछे प्रैक्टिकल। बट अगर है हमारे कोर्स में तो मैं क्या करना पड़ेगा,
तो हमें वैल्यूएशन में 2 डायमेंशन में जाना है, एक जाना है थ्योरी और एक जाना है। थ्योरी बहुत ही आसान है, एकदम हर चीज आपका सुना सुना समझा जैसा लगेगा और इसको रिटेन करना भी आसान है। हाँ, लिखते वक्त जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि आपसे पूछेगा वैल्यूएशन रिपोर्ट में किन किन चीजों को लिखते हैं। अब समझा तो मैं दूंगा, लेकिन आपको वो पॉइंट्स क्या करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा बनावट नहीं चलेगा, क्योंकि रिव्यू करते वक्त हम लोग बिल्कुल एज इट इज लिख करके दे देते हैं। और तब उसके बाद वैल्यूएशन का जो प्रैक्टिकल करते हैं वो एक ही चीज के बेसिस पे, चाहे हम मर्जर करें चाहे हम आपका टेक ओवर करें, हमें जानना है चीज की कीमत, और चीज की कीमत निकलता है वैल्यूएशन से, जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। अब यही जब हम वैल्यूएशन करने के लिए जाते हैं तो ये वैल्यूएशन अलग अलग तरीके से होता है। कुछ जगह एक तरह का वैल्यूएशन मेथड सूट करता है, किसी जगह कोई और मेथड। वैल्यूएशन को लेकर के कोर्ट के साफ साफ जजमेंट है और उन्होंने कहा है कि देयर इज नॉट एनी फिक्स्ड लॉ or any fixed method for valuation. Different kind of experts are adopting different kind of methods for valuation, and if they are expert, we are not going to take any kind of objection on the value they have derived through the valuation. और इस पे हमारे ऑलरेडी एक केस मैंने आपको HLL का बताया भी है कि जहां उन्होंने कहा कि अगर एक्सपर्ट ने ये किया है तो हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब वही एक्सपर्ट कैसे करते हैं और क्या ऐसा चीज है जिसके बेसिस पे हम कह देते हैं कि एक एक्सपर्ट करेंगे तो कुछ और आएगा, दूसरे एक्सपर्ट करेंगे तो कुछ और आएगा। इसका मतलब ये वेरिएशन है क्यों, यानी क्या ऐसा सिचुएशन है जिसके कारण क्या है ये वेरिएशन आता है। इसका मतलब कुछ तो ऐसे पॉइंट है जो वेरिएशन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। इसमें कुछ जो आपके कहिए एक्सपर्ट हैं, उनके जो मेथड है निकालने के, उसका बस फॉर्मूला भर आप देख पाएंगे। रीजन ये है कि अगर उसे मैं बताने लगा तो आप लुटाना शुरू कर देंगे जो भी आपके पास है, क्योंकि इस समय आप उसे पचा नहीं पाएंगे। लेकिन फॉर्मूला इसीलिए मैंने लिख करके छोड़ा है कि अगर उससे क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जैक्टली फॉर्मूला पे पूछेगा, जहां फॉर्मूला पुट करना है। अभी तक जो वो बिहेवियर पे पूछ रहे हैं वो आपके सारे प्रैक्टिकल हम लोग क्या कर लेंगे, कर लेंगे। तो ये सारा कुछ हम लोग करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक सारे चीजों को क्या करेंगे, एकदम अच्छे से रिवाइज करेंगे और इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल आपके लिए आज की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।